चैप्टर 1 द ट्रांजैक्शन बिहाइंड एवरी स्माइल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन अंधेरी सच्चाइयों की जो इंसानी रिश्तों की नींव में छुपी हुई है। वो सच्चाइयां जिन्हें हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन शायद कभी इतनी साफगोई से स्वीकार नहीं करते। पहली सच्चाई थोड़ी तीखी है, थोड़ी कड़वी है, लेकिन उतनी ही जरूरी भी है। लोग आपके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा उन्हें आपसे मिलता है। यह सुनने में जितना सीधा लगता है, समझने में उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हर रिश्ते के नीचे, हर दोस्ती की परत के भीतर एक अदृश्य लेन देन चलता रहता है। यह लेन देन पैसों का नहीं, बल्कि कुछ और गहरा है। आप अपने आसपास ध्यान से देखिए। जब आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तो आपकी कद्र होती है। जब आप उपलब्ध रहते हैं, तो आपकी सराहना की जाती है। जब आप समायोजन करते रहते हैं, तो आपका स्वागत होता है। लेकिन जिस पल आपकी उपलब्धता कम हो जाती है या आपकी उपयोगिता घट जाती है, ऊर्जा बदल जाती है। यह बदलाव शायद ही कभी घोषित किया जाता है। यह दूरी के रूप में प्रकट होता है, उदासीनता के रूप में, या फिर एक सूक्ष्म निराशा के रूप में। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे सभी रिश्ते एक लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित होते हैं। हम अनजाने में यह गणना करते रहते हैं कि हमें क्या मिल रहा है और हम क्या दे रहे हैं। जब तक संतुलन बना रहता है, रिश्ता चलता रहता है। जैसे ही संतुलन बिगड़ता है, दरारें पड़ने लगती हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत निर्मम सच है, लेकिन रुकिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोग सचेत रूप से यह निर्णय नहीं लेते कि वे आपके साथ अलग व्यवहार करेंगे। वे बस लाभ की कमी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग के उस हिस्से से नियंत्रित होती है जो हमेशा संसाधनों का हिसाब रखता है। यही कारण है कि सीमाएं अक्सर प्रतिरोध को जन्म देती है। ना कहना एक अघोषित समझौते को बाधित करता है। जो लोग आपकी खुलेपन से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं, वे अक्सर पहले प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि गतिशीलता बदल गई। जो कुछ स्वतंत्र रूप से बहता था, अब उसमें प्रयास की जरूरत होती है, और प्रयास इरादे को उजागर करता है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, हर संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य। लेकिन मैं कहूंगा कि हर रिश्ते के भीतर एक मूल्य निर्धारण होता है और हर व्यवहार के पीछे एक अपेक्षा। यह कठोर सच है, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण सबकर सिखाता है। सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि जरूरी होने को कहीमती होने समझ लिया जाए। जरूरी होना निर्भरता पैदा करता है, वफादारी नहीं। असली सम्मान असुविधा में जीवित रहता है। सशर्त सम्मान तब गायब हो जाता है जब आदान प्रदान बंद हो जाता है। बहुत से लोग केवल यह प्रकट करते हैं कि वे वास्तव में आपको कैसे देखते हैं, जब आप उसे प्रदान नहीं कर पाते जिस पर वे निर्भर थे। एक बार जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तो आप आंख बंद करके देना बंद कर देते हैं। आप पैटर्न देखना शुरू करते हैं, वादे नहीं। आप यह पहचानना सीखते हैं कि कौन आपकी उपस्थिति को महत्व देता है और कौन केवल आपके योगदान को। और वह जागरूकता चुपचाप सब कुछ बदल देती है। भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की अवधारणा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो अतिथि बार बार आता है, वह धीरे धीरे देवता से साधारण इंसान में बदल जाता है? यह मानवीय प्रकृति का वही हिस्सा है। उपलब्धता मूल्य को कम करती है। चाहे हम कितना भी इनकार करें, तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ मांगे, तो बस एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या यह व्यक्ति मुझे महत्व देता है या मेरी सुविधा को? क्या मेरी कद्र मेरे व्यक्तित्व के लिए है
या मेरे प्रदर्शन के लिए? यह सवाल पूछना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। चैप्टर 2, व्हेन लॉयल्टी डाइज विद कन्वीनियंस। दूसरी सच्चाई पहली से भी ज्यादा गहरी चोट करती है। वफादारी अक्सर सुविधा के साथ खत्म हो जाती है। यह सच इसलिए कठिन है क्योंकि यह उस आरामदायक विश्वास को चुनौती देता है कि वफादारी सिद्धांत में निहित है, आसानी में नहीं। बहुत से लोग गर्व से वफादारी का दावा करते हैं, लेकिन वे वास्तव में जो कहना चाहते हैं वह निरंतरता है। जब तक उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, जब तक वफादार रहना आसान है, आरामदायक है या फायदेमंद है, यह स्वाभाविक लगता है। जिस क्षण इसमें त्याग की आवश्यकता होती है, असुविधा या जोखिम, वफादारी को चुपचाप फिर से परिभाषित किया जाता है। सुविधा कई रिश्तों में अदृश्य गोंद की तरह काम करती है। जब तक आप पास में हैं, उपयोगी हैं, संरेखित हैं या बनाए रखने में सहज हैं, लोग रहते हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं, दूरी, संघर्ष, विकास या कठिनाई, तो जिसे वफादारी कहा जाता था वह क्षरण होने लगती है। नाटकीय विश्वासघात के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुपस्थिति, बहानों और मौन के माध्यम से। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो हमारा दिमाग हमेशा कम से कम प्रतिरोध का रास्ता ढूंढता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब किसी रिश्ते में रहना मुश्किल हो जाता है, तो हमारा अमिगडला, जो खतरे को पहचानता है, सक्रिय हो जाता है। और तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तार्किक निर्णय लेता है, कारण ढूंढने लगता है कि क्यों दूर रहना बेहतर है। लोग हमेशा आपके खिलाफ नहीं होते, वे बस दिखना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि वफादारी का परीक्षण शायद ही कभी अच्छे समय में होता है। यह असुविधा के क्षणों में उजागर होती है, जब आपका बचाव करना प्रतिष्ठा को जोखिम में डालता है, जब आपका समर्थन करना ऊर्जा की मांग करता है, या जब जुड़े रहने में प्रयास की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग कम प्रतिरोध का रास्ता चुनते हैं, नैतिकता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आराम प्रतिबद्धता से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। सबसे दर्दनाक हिस्सा यह एहसास है कि साझा इतिहास वफादारी की गारंटी नहीं देता। साथ बिताया गया समय परिचितता पैदा करता है, दायित्व नहीं। जब वफादारी असुविधा की मांग करती है, तो कुछ लोग बिना किसी स्पष्टीकरण के अलग हो जाते हैं। खुद को समझाते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। महाभारता में कर्णा और दुर्योधना की मित्रता को देखिए। कर्णा ने दुर्योधना के प्रति अंत तक वफादारी दिखाई, क्योंकि उसने कर्णा को तब सम्मान दिया था जब दुनिया ने नहीं दिया। लेकिन आज के युग में ऐसी वफादारी दुर्लभ है। आजकल की वफादारी परिस्थितियों पर निर्भर है, सिद्धांतों पर नहीं। इस सच्चाई को समझना आपकी धारणा को तीक्ष्ण करता है। यह आपको सिखाता है कि जब यह कठिन होता है तो कौन बना रहता है, न कि जब यह आसान होता है। यह वफादारी की आपकी परिभाषा को शब्दों और इशारों से दबाव में उपस्थिति की ओर स्थानांतरित करता है। और एक बार जब आप देखते हैं कि सुविधा निष्ठा को कितनी जल्दी निर्धारित करती है, तो आप दुर्लभ, सिद्ध वफादारी को अलग तरह से महत्व देना शुरू करते हैं। भारत में हमारे पास एक कहावत है, आपत्ति में मित्र की परीक्षा, यानी मुसीबत में ही असली दोस्त की पहचान होती है। यह वही बात है। जो लोग केवल अच्छे समय में साथ हैं, वे कंपेनियंस हैं, मित्र नहीं। असली मित्रता तब परखी जाती है जब रहना महंगा पड़ता है, जब सुविधा खत्म हो जाती है। तो अपने रिश्तों को देखिए एक नए नजरिए से। जब आपको वाकई जरूरत थी, कौन था? जब आपकी मदद करना फायदेमंद नहीं रह गया था, कौन बचा? जब आपका साथ देना आसान नहीं रह गया, किसने हाथ थामा? यही असली वफादारी है। बाकी सब कुछ सिर्फ अच्छे मौसम की साथ ही है। चैप्टर 3, द प्राइस ऑफ बीइंग टू काइंड।
तीसरी सच्चाई उन लोगों के लिए है जो अपने दिल को आस्तीन पर पहनते हैं। दयालुता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। यह सच इसलिए मौजूद है क्योंकि बहुत से लोग कोमलता को सीमाओं की कमी समझ लेते हैं और करुणा को अनुपालन समझ लेते हैं। जब आप दयालु, धैर्यवान और समझदार होते हैं, तो दूसरे अक्सर यह मान लेते हैं कि आप जितना चाहिए उससे ज्यादा सहन कर लेंगे। आपकी सहानुभूति को अनुमति के रूप में गलत समझा जाता है। आपकी चुप्पी को स्वीकृति के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। समय के साथ दयालुता सम्मान करने के बजाय परीक्षण करने की चीज बन जाती है। मानव व्यवहार पैटर्न से आकार लेता है। जब कोई महसूस करता है कि आप अनादर का जवाब परिणामों के बजाय समझ से देते हैं, तो वे सीखते हैं कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। हर कोई जानबूझकर दयालुता का शोषण नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग अवचेतन रूप से अपने व्यवहार को समायोजित कर लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि बहुत कम प्रतिरोध है, जो गर्मजोशी से शुरू होता है वह धीरे धीरे हकजत को आमंत्रित करता है। यही कारण है कि दयालु लोगों को अक्सर हल्के में लिया जाता है। उनके प्रयास पृष्ठभूमि में घुल मिल जाते हैं। जब तक वे रुक न जाएं, तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता। उनकी क्षमा अपेक्षित हो जाती है, उनकी उपलब्धता मान ली जाती है। इसके विपरीत मुखरता को अक्सर तुरंत सम्मान मिलता है, भले ही उसमें गर्मजोशी की कमी हो। शक्ति ध्यान आकर्षित करती है। दयालुता को जीवित रहने के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डोरमैट इफेक्ट कहते हैं। जब आप बिना किसी सीमा के दयालु होते हैं, तो लोग आप पर पैर रखकर चलना शुरू कर देते हैं। यह जानबूझकर नहीं होता, यह मानवीय स्वभाव है। हम उस व्यवहार को दोहराते हैं जिसका कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होता। खतरा दयालुता ही नहीं है, बल्कि सीमाओं के बिना दयालुता है। जब करुणा को आत्मसम्मान के साथ संतुलित नहीं किया जाता है, तो यह असंतुलन से लाभान्वित होने वाले लोगों को आकर्षित करता है। कुछ लोग आपकी समझने की इच्छा को दृढ़ता से खड़े होने की अनिच्छा समझ लेते हैं। खुदा सिने ने करुणा की बात की, लेकिन उन्होंने सीमाओं की भी बात की। उन्होंने कहा था कि आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी खोज करें, आपको अपने से अधिक प्रेम और स्नेह के योग्य कोई नहीं मिलेगा। खुद से प्यार करना और खुद की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों के प्रति दयालु होना। भारतीय परिवारों में खासकर महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हमेशा त्याग करें, हमेशा समझदार बने। और देखिए क्या होता है, उनकी जरूरतें पीछे छूट जाती है, उनकी आवाज दब जाती है। यह दयालुता का अंधेरा पक्ष है जब इसे सीमाओं के साथ नहीं जोड़ा जाता। इस सच्चाई को समझना दयालुता को व्यक्त करने के तरीके को बदल देता है। यह आपको सिखाता है कि गर्मजोशी और शक्ति विपरीत नहीं है, कि आप उदार हो सकते हैं बिना नुकसान के लिए सुलभ हुए, कि सच्ची दयालुता में विवेक शामिल है। और कभी-कभी सबसे दयालु कृत्य यह इनकार करना है कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। दयालुता कमजोरी नहीं है, लेकिन सीमाहीन दयालुता एक निमंत्रण है शोषण का। अपनी दयालुता को बुद्धिमानी से बांटिए, उन लोगों के लिए बचाइए जो इसे समझते हैं, जो इसका सम्मान करते हैं, जो बदले में कुछ देते हैं। बाकी सबके लिए विनम्र दूरी पर्याप्त है। याद रखिए, आप एक दीपक हैं, लेकिन अगर आप हवा से खुद को नहीं बचाएंगे, तो आपकी रोशनी बुझ जाएगी और फिर आप किसी को भी रोशनी नहीं दे पाएंगे, खुद को भी नहीं। चैप्टर 4, द एपोलॉजी दैट चेंजेस नथिंग। चौथी सच्चाई हमें माफी की असली प्रकृति से रूबरू कराती है। ज्यादातर माफियां नुकसान की मरम्मत के बारे में नहीं, बल्कि अपराध बोध से राहत पाने के बारे में होती है। यह सच तब स्पष्ट हो जाता है जब आप ध्यान देते हैं
कि माफी के शब्द बोले जाने के बाद क्या होता है। बहुत सी माफियां जिम्मेदारी के कार्य के रूप में नहीं दी जाती, बल्कि असुविधा के लिए एक रिलीज वॉल्व के रूप में दी जाती है। शब्द तनाव को शांत करने के लिए, सामान्यता बहाल करने के लिए, माफी मांगने वाले को बेहतर महसूस कराने के लिए पेश किए जाते हैं, न कि जो टूट गया था उसे ठीक करने के लिए। दर्द को सिर्फ इतना स्वीकार किया जाता है कि उसे पार किया जा सके, इतना नहीं कि व्यवहार बदला जा सके। अपराध बोध एक असुविधाजनक भावना है और लोग सहज रूप से इससे राहत चाहते हैं। मुझे माफ कर दो कहना भावनात्मक आराम का एक शॉर्टकट हो सकता है, वास्तव में परिणामों का सामना किए बिना जवाबदेह दिखने का एक तरीका। यही कारण है कि माफियां अक्सर स्पष्टीकरण, औचित्य या सूक्ष्म विचलन के साथ आती है। ध्यान चुपचाप नुकसान के प्रभाव से उसके पीछे के इरादे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है, नॉन अपॉलोजी अपॉलोजी। यह वो माफी है जो माफी की तरह लगती है, लेकिन असल में जिम्मेदारी नहीं लेती। जैसे, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे अफसोस है, या मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम इतना सीरियस लोगे। ये माफियां दूसरे व्यक्ति पर दोष डालती है, उनकी संवेदनशीलता पर, उनकी प्रतिक्रिया पर, उनकी व्याख्या पर। असली मरम्मत के लिए प्रयास, धैर्य और विनम्रता की आवश्यकता होती है। इसमें बिना बचाव के सुनना, यह स्वीकार करना कि क्षमा तुरंत नहीं मिल सकती है, और उन पैटर्न को बदलना शामिल है जो नुकसान का कारण बनते हैं। बहुत से लोग यह काम करने को तैयार नहीं होते। वे जवाबदेही नहीं, समापन चाहते हैं। वे परिवर्तन नहीं, मुक्ति चाहते हैं। यही कारण है कि बदलाव के बिना बार बार माफी मांगना खोखला महसूस होता है। जब व्यवहार वैसा ही रहता है तो शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। समय के साथ घायल पक्ष सीखता है कि माफी कभी उनके बारे में नहीं थी। यह उस व्यक्ति के आराम को बहाल करने के बारे में थी जिसने नुकसान पहुंचाया। चाणक्य ने कहा था, एक बार की गलती माफ की जा सकती है, लेकिन बार बार की जाने वाली गलती व्यक्ति के चरित्र को दर्शाती है। यह बात आज भी उतनी ही सच है। जब कोई एक ही गलती बार बार करता है और हर बार माफी मांगता है, तो समझ जाइए कि माफी एक रणनीति है, पश्चाताप नहीं। भारतीय परिवारों में यह बहुत आम है। कोई बुजुर्ग गलत व्यवहार करता है, फिर कहता है, मैं तो बड़ा हूं, गलती हो गई। लेकिन वही व्यवहार अगले हफ्ते, अगले महीने फिर दोहराया जाता है। माफी एक शील्ड बन जाती है, जिसके पीछे छुपकर वे वही करते रहते हैं जो करना चाहते हैं। इस सच्चाई को समझना आपको सिखाता है कि शब्दों से परे देखें। आप यह नोटिस करना शुरू करते हैं कि क्या माफी के बाद व्यवहार में बदलाव आता है या सिर्फ राहत आती है। और एक बार जब आप अंतर देखते हैं, तो आप वाक्यांशों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं और उन कार्यों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो वास्तव में ठीक करते हैं। असली माफी 3 चीजों के साथ आती है। पहला, स्पष्ट स्वीकृति कि क्या गलत हुआ। दूसरा, इसे ठीक करने का प्रयास। तीसरा, भविष्य में इसे न दोहराने की प्रतिबद्धता जो कार्यों में दिखती है। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, तो समझ लीजिए कि माफी सिर्फ एक औपचारिकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च बताती है कि व्यवहार बदलने में कम से कम 21 से 60 दिन लगते हैं। तो अगर कोई आज माफी मांगता है और कल फिर वही करता है, तो वह माफी नहीं थी, वह मैनिपुलेशन था। अगली बार जब कोई माफी मांगे, तो उनके कार्यों को देखिए, शब्दों को नहीं। क्या वे वाकई बदल रहे हैं? क्या वे आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, या बस अपनी डिस्कंफर्ट से निकलना चाहते हैं? आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका इमोशनल स्पेस बहुत कीमती है कि खोखली माफियों पर बर्बाद किया जाए।
चैप्टर 5, द लिसनिंग प्रॉब्लम। पांचवी सच्चाई हमारे संवाद की सबसे बड़ी त्रासदी को उजागर करती है। लोग समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। यह सच उन छोटे छोटे विरामों में प्रकट होता है जहां आपको एहसास होता है कि आपको वास्तव में कभी सुना ही नहीं गया। कई बातचीतों में सुनना जिज्ञासा का कार्य नहीं है, बल्कि एक प्रतीक्षा अवधि है। जब आप बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रहा होता है, अपनी राय को आकार दे रहा होता है, या यह रिहर्स कर रहा होता है कि बातचीत को वापस अपनी ओर कैसे मोड़ा जाए। आपके शब्द उनके आंतरिक संवाद के लिए पृष्ठभूमि शोर बन जाते हैं। समझने के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है, और उपस्थिति के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। वास्तव में सुनने के लिए किसी को अस्थायी रूप से अपने अहंकार, अपनी मान्यताओं और सही होने की अपनी आवश्यकता को एक तरफ रखना होगा। ज्यादातर लोगों को यह असुविधाजनक लगता है। अवशोषित करने से प्रतिक्रिया देना आसान है, प्रतिबिंबित करने से बहस करना आसान है। इसलिए बातचीत संबंध के क्षणों के बजाय एकालापों के आदान प्रदान बन जाती है। कार्ल रॉजर्स, जो एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा कि असली सुनना तब होता है जब आप सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को, अर्थों को, आंसर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज कितने लोग ऐसा करते हैं? यही कारण है कि लंबी चर्चाओं के बाद भी गलतफहमियां बनी रहती है। लोग टुकड़ों को सुनते हैं जो उनके पहले से विश्वास की पुष्टि करते हैं, और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। वे अर्थ के बजाय स्वर पर प्रतिक्रिया करते हैं, वास्तविक शब्दों के बजाय कथित इरादे पर। सुनना चयनात्मक हो जाता है। स्पष्टता के बजाय भावना द्वारा आकार लिया जाता है। इस सच्चाई की भावनात्मक कीमत भारी है। यह लोगों को अदृश्य, खारिज या गलत समझा हुआ महसूस कराता है। यहां तक कि करीबी रिश्तों में भी आप बार बार खुद को समझा सकते हैं और फिर भी अनसुना महसूस कर सकते हैं, क्योंकि समझ कभी लक्ष्य नहीं थी। लक्ष्य प्रतिक्रिया, बचाव या मान्यता था। भारतीय परिवारों में यह और भी स्पष्ट दिखता है। बुजुर्ग बोलते हैं और युवा सिर हिलाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में सुन नहीं रहे होते। युवा अपनी समस्याएं बताते हैं और बुजुर्ग तुरंत सलाह देना शुरू कर देते हैं, बिना यह समझे कि समस्या क्या है। यह कॉन्वर्सेशन नहीं है, यह दो मोनोलॉग्स हैं जो एक ही समय में चल रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम इतने सारे नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, अपडेट्स के बीच रहते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। कोई 2 मिनट बोलता है और हम बीच में अपना फोन चेक करने लगते हैं। यह हमारे ब्रेन के लिए नॉर्मल हो गया है, पार्शियल अटेंशन देना। एक बार जब आप इस पैटर्न को पहचानते हैं, तो आप दुर्लभ श्रोताओं को अलग तरह से महत्व देना शुरू करते हैं। आप ध्यान देते हैं कि कौन बाधित करने के बजाय सवाल पूछता है, कौन जवाब देने से पहले रुकता है, कौन प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिबिंबित करता है। और यह देखते हुए कि सच्ची समझ कितनी असामान्य है, आप अपने स्वयं के सुनने के साथ अधिक जानबूझकर बन जाते हैं। असली सुनना एक गिफ्ट है। जब कोई आपको वाकई सुनता है, तो आप फील करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपकी बात मैटर कर रही है, कि आपकी भावनाएं वैलिड है, कि आपका अस्तित्व एक्नॉलेज किया जा रहा है। यह इंटीमेसी का एक फॉर्म है, इमोशनल इंटीमेसी, और यह उतना ही दुर्लभ है जितना कि यह शक्तिशाली है। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, तो अपने फोन को रखिए, अपने रिस्पॉन्स को मेंटली प्रिपेयर करना बंद कीजिए। सिर्फ सुनिए, पूरी तरह, गहराई से, बिना जजमेंट के, और देखिए क्या होता है। वह व्यक्ति फील करेगा और आपका रिश्ता डीपर होगा।
चैप्टर 6, रिस्पेक्ट द रेयर करेंसी। छठी सच्चाई शायद सबसे जरूरी है। सम्मान प्यार से दुर्लभ है। यह सच स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि प्यार को अक्सर संबंध के उच्चतम रूप के रूप में रोमांटिक बनाया जाता है, जबकि वास्तव में सम्मान ही है जो इसे बनाए रखता है और इसकी रक्षा करता है। बहुत से लोग किसी न किसी रूप में प्यार करने में सक्षम हैं। स्नेह, लगाव, इच्छा, परिचितता। लेकिन बहुत कम लोग निरंतर सम्मान देने में सक्षम हैं। प्यार स्वार्थ, नियंत्रण और उपेक्षा के साथ मौजूद हो सकता है, सम्मान नहीं कर सकता। लोग आपसे प्यार कर सकते हैं और फिर भी आप पर बात कर सकते हैं, आपकी सीमाओं को खारिज कर सकते हैं, आपके विकल्पों को कमजोर कर सकते हैं या आपकी उपस्थिति को हल्के में ले सकते हैं। प्यार भावनात्मक है। यह आवेगपूर्ण, सशर्त और स्वार्थी हो सकता है। दूसरी ओर सम्मान संयम की मांग करता है। यह मांग करता है कि कोई आपकी स्वायत्तता, आपकी सीमाओं, आपके समय और आपकी गरिमा का सम्मान करे, तब भी जब यह उन्हें लाभ न पहुंचाए। एरिच फ्रॉम, जो एक प्रसिद्ध साइकोएनालिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ लविंग में लिखा है कि असली प्यार बिना सम्मान के अधूरा है। उन्होंने कहा, रिस्पेक्ट मीन्स द एबिलिटी टू सी अ पर्सन एज दे आर, टू बी अवेयर ऑफ देयर यूनिक इंडिविजुअलिटी। यानी सम्मान का मतलब है किसी को वैसे देखना जैसे वे हैं, उनकी अनूठी व्यक्तिगतता के प्रति जागरूक होना। यही कारण है कि रिश्ते अक्सर प्यार मौजूद होने के बावजूद विफल हो जाते हैं। सम्मान के बिना प्यार अस्थिर हो जाता है। यह सुरक्षात्मक के बजाय पॉजिटिव, सुरक्षित के बजाय इंटेंस हो जाता है। जब सम्मान मिसिंग है तो स्नेह अपनी जमीन खो देता है और धीरे धीरे असंतुलन या आक्रोश में बदल जाता है। सम्मान छोटे, शांत तरीकों से प्रकट होता है। यह दिखाता है कि जब आप मौजूद नहीं हैं तो कोई आपके बारे में कैसे बोलता है। जब आप असहमत से असहमत होते हैं तो वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और वे आपकी सीमाओं को बिना सजा के स्वीकार करते हैं या नहीं। ये क्षण प्यार की घोषणाओं से कम नाटकीय है, लेकिन कहीं अधिक रिवीलिंग है। भारतीय संस्कृति में हम प्रेम और आदर दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अक्सर आदर को सिर्फ बुजुर्गों के लिए रिजर्व किया जाता है, जबकि हर रिश्ते में आदर होना चाहिए। पति पत्नी में, माता पिता और बच्चों में, दोस्तों में। बिना आदर के प्रेम एक खोखला शब्द है। देखिए देखिए ना, कितने रिश्तों में लोग कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिर वे आपकी राय को इग्नोर करते हैं, आपके निर्णयों में दखल देते हैं, आपके ड्रीम्स को मजाक बनाते हैं। यह प्यार नहीं है, यह पोजेशन है, यह कंट्रोल है। सम्मान का मतलब है कि आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें वैसे स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। आप उनकी चॉइसेस को, भले ही आप उनसे एग्री न करें, रिस्पेक्ट करते हैं। आप उन्हें ग्रो करने की स्पेस देते हैं, उन्हें केज में बंद नहीं करते। न्यूरो साइंस की रिसर्च बताती है कि जब हमें सम्मान मिलता है तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यह ट्रस्ट और बॉन्डिंग का हार्मोन है। लेकिन जब हमें डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। यह स्ट्रेस हार्मोन है। तो साइंटिफिकली भी सम्मान हमारे वेलबीइंग के लिए जरूरी है। इस सच्चाई को समझना रिश्तों का मूल्यांकन करने के तरीके को नया आकार देता है। यह आपको सिखाता है कि प्यार किया जाना पर्याप्त नहीं है अगर आपको एक समान के रूप में महत्व नहीं दिया जाता है, कि सम्मान के बिना जुनून नाजुक है, और यह कि सबसे दुर्लभ, सबसे सार्थक कनेक्शंस इस बात पर नहीं बनते कि कोई कितनी मजबूती से महसूस करता है, बल्कि इस बात पर कि वे आपके साथ कितनी सावधानी से व्यवहार करते हैं। अगली बार जब कोई कहे,
मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उनके एक्शंस को देखिए। क्या वे आपकी बात सुनते हैं? क्या वे आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं? क्या वे आपकी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करते हैं? अगर नहीं, तो वह प्यार इनकम्प्लीट है और आप एक कंप्लीट रिस्पेक्टफुल प्यार के हकदार हैं। चैप्टर 7, व्हेन फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। सातवीं सच्चाई हमें बताती है कि परिचितता प्रशंसा नहीं, बल्कि उपेक्षा को जन्म देती है। यह सच यह प्रकट करता है कि जब उपस्थिति अनुमानित हो जाती है, तो वह कितनी जल्दी अपना मूल्य खो सकती है। जब कोई लगातार उपलब्ध, विश्वसनीय और करीबी होता है, तो उनके प्रयास धीरे धीरे पृष्ठभूमि में फीके पड़ जाते हैं। जिसे एक बार नोटिस किया गया था, वह अपेक्षित हो जाता है। जिसकी एक बार सराहना की गई थी, वह मान लिया जाता है। परिचितता धारणा को कुंद कर देती है, जिससे लोग निरंतरता के पीछे के प्रयास को देखना बंद कर देते हैं। मानव ध्यान कॉन्ट्रास्ट और स्केर्सिटी की ओर आकर्षित होता है। जब कुछ हमेशा वहां होता है, तो मस्तिष्क इसे मूल्यवान के रूप में पंजीकृत करना बंद कर देता है। यही कारण है कि अजनबियों के साथ अक्सर हमसे सबसे करीबी लोगों की तुलना में अधिक शिष्टाचार से व्यवहार किया जाता है। और क्यों नई आवाजें परिचित लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से सुनी जाती है। परिचितता आराम पैदा करती है, लेकिन आराम अक्सर लापरवाही को जन्म देता है। समय के साथ लोग आपके योगदान को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह अब वैकल्पिक नहीं लगता। आपकी उपस्थिति को एक विकल्प के बजाय एक स्थिरांक के रूप में माना जाता है। आपका धैर्य अदृश्य हो जाता है। आपका समर्थन केवल इसकी अनुपस्थिति में देखा जाता है। आलैन दे बॉटोन, जो कंटेम्पोररी फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये कहावत इसलिए सच है क्योंकि हम जो चीजें रोज देखते हैं, उनकी खूबसूरती देखना भूल जाते हैं। हम उन्हें ग्रांटेड मान लेते हैं। यही बात रिश्तों में भी होती है। यह उपेक्षा शायद ही कभी जानबूझकर होती है, लेकिन यह गहराई से नुकसानदायक है। यह निकटता को बनाए रखते हुए संबंध को नष्ट करती है। यही कारण है भी कि दूरी दिखाई देने के बाद अक्सर प्रयास को पहचाना जाता है। जब उपलब्धता कम हो जाती है, तो प्रशंसा अचानक लौट आती है। इसलिए नहीं कि आपका मूल्य बदल गया, बल्कि इसलिए कि जिस परिचिता ने इसे छुपाया था, वह बाधित हो गई थी। अनुपस्थिति कॉन्ट्रास्ट को बहाल करती है। भारतीय घरों में यह सच बहुत साफ दिखता है। माताएं रोज खाना बनाती हैं, सालों तक, दशकों तक, लेकिन कितनी बार हम उन्हें धन्यवाद देते हैं? कितनी बार हम उनके प्रयास को एक्नॉलेज करते हैं? शायद ही कभी, क्योंकि यह रूटीन हो गया है, एक्सपेक्टेड हो गया है। लेकिन एक दिन अगर खाना न बने, तो सबको एहसास होता है। तब सबको याद आता है कि कितना काम था उसमें। यही बात हर रिश्ते में होती है। वो दोस्त जो हमेशा अवेलेबल रहता है, वो पार्टनर जो हमेशा समझदार रहता है, वो कॉलीग जो हमेशा मदद करता है, उनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वे वहां से हट नहीं जाते। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हीडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी भी पॉजिटिव चीज के साथ जल्दी से अडेप्ट हो जाते हैं। पहले वह हमें खरोशी देती है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। यही हमारे रिलेशनशिप्स के साथ भी होता है। इस सच्चाई को समझना आपको यह पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है कि आप अपने आप को कितनी स्वतंत्र रूप से देते हैं। यह आपको सिखाता है कि निरंतरता जानबूझकर होनी चाहिए, स्वचालित नहीं। कि निकटता द्वारा प्रशंसा की गारंटी नहीं है, और यह कि कभी-कभी कम उपलब्ध होना पूरी तरह से देखे जाने का एकमात्र तरीका है। यह कहने का मतलब ये नहीं कि आप मैनिपुलेटिव बने या जानबूझकर दूरी बनाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को आपको इतना उपलब्ध न बनाएं
कि लोग आपको ग्रांटेड मानने लगे। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, ये सब वैल्यूबल है और वैल्यूबल चीजों को हमेशा उपलब्ध नहीं रखा जाता। तो अपने रिश्तों में बैलेंस खोजिए। प्रेजेंट रहिए, लेकिन इतने नहीं कि इनविजिबल हो जाए। अवेलेबल रहिए, लेकिन इतने नहीं कि लोग आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। कंसिस्टेंट रहिए, लेकिन अपनी बाउंड्रीज के साथ, क्योंकि जो चीज हमेशा मिलती है उसकी कद्र नहीं होती और आप कद्र के लायक हैं। चैप्टर 8, सपोर्ट दैट वैनिशेस व्हेन नीडेड मोस्ट। 8वीं, सच्चाई शायद सबसे दर्दनाक है। जब आपकी समस्याएं बहुत लंबे समय तक चलती हैं, तो समर्थन गायब हो जाता है। यह सच इसलिए कष्टदायक है क्योंकि यह अधिकांश लोगों की सहानुभूति की सीमाओं को प्रकट करता है। शुरुआत में समर्थन आसानी से प्रवाहित होता है। जब संघर्ष नया है, दृश्यमान है या अस्थायी है, तो लोग चिंता दिखाते हैं, मदद की पेशकश करते हैं और अक्सर जांच करते हैं। आपका दर्द समझने योग्य, यहां तक कि सार्थक लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और समस्या हल नहीं होती, आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। दीर्घकालिक संघर्ष लोगों को असहज करते हैं। वे प्रगति और रिकवरी की अपेक्षा को बाधित करते हैं। जब आपका दर्द बना रहता है, तो यह अब प्रेरणादायक या सुलझाने योग्य नहीं लगता और धैर्य चुपचाप पतला हो जाता है। समर्थन दूरी में बदल जाता है, प्रोत्साहन साइलेंस में बदल जाता है और समझ सूक्ष्म जजमेंट को रास्ता देती है। लोग सोचने लगते हैं कि आप अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े। यह इसलिए होता है क्योंकि निरंतर समर्थन के लिए भावनात्मक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है और कई लोगों के पास यह नहीं है। वे रेजोल्यूशन चाहते हैं, रेपिटेशन नहीं। वे हेल्पफुल महसूस करना चाहते हैं, हेल्पलेस नहीं। जब आपका संघर्ष उनके विश्वास को चुनौती देता है कि प्रयास त्वरित उपचार की ओर ले जाता है, तो वे अपने स्वयं के आराम की रक्षा के लिए पीछे हट जाते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है कि सफरिंग सबसे ज्यादा आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि लोग दूसरों के दर्द के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। वे अपनी कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। सबसे अलग थलग करने वाला हिस्सा यह है कि आपके दर्द के बारे में कुछ भी नहीं बदला, केवल उनकी सहनशीलता ने बदल दिया। आपको एक बोझ की तरह महसूस होने लगता है, जैसे कि उपचार को एक ऐसी शेड्यूल का पालन करना चाहिए जो दूसरों को आरामदायक बनाती है। भारतीय समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर यह प्रॉब्लम और भी बड़ी है। शुरू में लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर महीनों बाद भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वही लोग कहने लगते हैं, अब तो मूव ऑन करो, इतना सोचते क्यों हो, पॉजिटिव रहो ना। जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी कोई स्विच है जिसे आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। क्रॉनिक इलनेस हो, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई पर्सनल ट्रेजेडी, अगर यह लंबे समय तक चलती है तो लोग थक जाते हैं। वे फिजिकली वहां नहीं हो सकते, इमोशनली वहां नहीं हो सकते और धीरे धीरे वे डिसअपियर हो जाते हैं। कंपैशन फटीग एक रियल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। केयर गिवर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में यह बहुत कॉमन है, लेकिन यह नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी होता है। जब आप लगातार किसी के दर्द को विटनेस करते हैं और उसे ठीक नहीं कर सकते, तो आपका ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, इमोशनल नमनेस। इस सच्चाई को समझना आपको एब्सेंस को इंटरप्रेट करने का तरीका बदल देता है। यह आपको याद दिलाता है कि गायब होता समर्थन अक्सर किसी की सीमाओं को दर्शाता है, आपकी कीमत को नहीं। यह आपको उन कुछ लोगों को महत्व देना सिखाता है जो तब रहते हैं जब यह अब आसान नहीं है, अब उत्थान नहीं है और अब संक्षिप्त नहीं है। वे जो रहते हैं जब आपका संघर्ष लंबा चलता है, वे दुर्लभ हैं
और उनकी उपस्थिति वेट रखती है। यही असली कंपैशन है, यही अनकंडीशनल सपोर्ट है। बाकी सब कुछ बस अच्छे इरादे हैं जो समय के साथ फेड हो जाते हैं। अगर आप इस समय किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, लोगों का जाना आपकी कमी नहीं है, यह उनकी कैपेसिटी की सीमा है। और जो लोग रह गए हैं, उन्हें कभी मत भूलिए, क्योंकि वे ही आपके असली लोग हैं। चैप्टर 9, इमोशनल इंपैक्ट ओवर एक्शंस। 9वीं सच्चाई हमें बताती है कि लोग यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, न कि आपने उनके लिए क्या किया। यह सच ये बताती है कि स्थायी संबंध सुरक्षित करने के लिए अकेले प्रयास शायद ही कभी पर्याप्त क्यों होता है। कार्य मैटर करते हैं, लेकिन भावनाएं गहरा प्रभाव छोड़ती है। आप अंतहीन रूप से दिखा सकते हैं, समस्याओं को हल कर सकते हैं, समय का त्याग कर सकते हैं और समर्थन की पेशकश कर सकते हैं। फिर भी यदि भावनात्मक अनुभव भारी, असुविधाजनक या अस्वीकृत महसूस हुआ, तो खराब तरीके से याद किए जा सकते हैं। भावनाएं वह फिल्टर बन जाती है जिसके माध्यम से सभी यादें संग्रहित की जाती है। मानव मस्तिष्क तथ्यात्मक विवरण पर भावनात्मक प्रभाव को प्राथमिकता देता है। यह बलिदानों को कैटलॉग नहीं करता, यह सेंसेशंस को रिकॉर्ड करता है। आपके आसपास कोई कितना सेफ महसूस करता था, कितना सीन या इग्नोर्ड महसूस करता था, आपकी उपस्थिति में कितना स्मॉल या एम्पावर्ड महसूस करता था। समय के साथ ये भावनात्मक इंप्रेशंस उन विशिष्टताओं को रिप्लेस कर देते हैं जो आपने वास्तव में किया था। माया एंजेलो, जो एक महान अमेरिकन पोएट थीं, उन्होंने कहा था, I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel। ये कोट इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये एक फंडामेंटल ट्रूथ को कैप्चर करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी का। यही कारण है कि लोग वर्षों की वफादारी को भूल सकते हैं, लेकिन शर्मिंदगी या निराशा के एक क्षण को स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं सकारात्मक भावनाओं की तुलना में अधिक मजबूती से इम्प्रिंट होती है। एक कठोर टोन, डिसमिसल का एक क्षण या एक अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन मेमोरी में अनगिनत दयालु कार्यों से अधिक भारी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयास मीनिंगलेस है, लेकिन इसका मतलब ये है कि भावनात्मक जागरूकता क्रूशियल है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि अच्छे इरादे और कड़ी मेहनत अपने आप बोलेंगी। वे नहीं बोलती। यदि आपके कार्य भावनात्मक सेंसिटिविटी के साथ नहीं जोड़े गए हैं, तो उन्हें गलत तरीके से याद किया जा सकता है या पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। भारतीय परिवारों में यह बहुत कॉमन है। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पैसे कमाते हैं, एजुकेशन देते हैं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर वे इमोशनली डिस्टेंट हैं, अगर वे अपने बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते, अगर वे हमेशा क्रिटिकल रहते हैं, तो बच्चे बड़े होकर क्या याद रखेंगे? वे सैक्रिफाइसेस नहीं, बल्कि वो फीलिंग याद रखेंगे कि उन्हें कभी इनफ फील नहीं हुआ। सिमिलरली, रिलेशनशिप्स में भी आप अपने पार्टनर के लिए घंटों काम कर सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स ला सकते हैं, उनकी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें इमोशनली नेग्लेक्ट करते हैं, अगर आप उनकी फीलिंग्स को डिसमिस करते हैं, तो वे आपके एफर्ट्स को नहीं, बल्कि उस एम्प्टीनेस को याद रखेंगे। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि हमारा एमिग्डाला, जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, हमारे हिपोकैम्पस से ज्यादा एक्टिव है, जो फैक्ट्स को स्टोर करता है। इसलिए इमोशनल मेमोरीज ज्यादा स्ट्रांग होती है फैक्चुअल मेमोरीज से। इस सच्चाई को समझना आपके इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देता है। यह आपको सिखाता है कि भावनात्मक रेजिड्यू पर ध्यान दें, न कि केवल आउटकम्स पर। यह विचार करने के लिए कि न केवल आप क्या करते हैं, बल्कि यह कैसे लैंड्स होता है, क्योंकि विवरण फीके पड़ने के लंबे समय बाद
आपने जो फीलिंग छोड़ी, वह स्टोरी बन जाती है जो लोग आपके बारे में कैरी करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी के लिए कुछ करें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि टास्क कंप्लीट हो गया। सोचिए कि दूसरे व्यक्ति को कैसा लग रहा है। क्या वे वैल्यूड फील कर रहे हैं? क्या वे हर्ट फील कर रहे हैं? क्या वे रिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली यही चीजें याद रहती है। प्रेजेंस मैटर्स, एक्शंस मैटर, लेकिन इमोशनल इंपैक्ट मैटर्स मोस्ट। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ बेटर रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, आप लास्टिंग इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं जो टाइम के साथ फेड नहीं होते। चैप्टर 10, द हिडन फेस ऑफ एनवी। 10वीं सच्चाई बहुत सटल है, लेकिन बेहद खतरनाक। ईर्ष्या तारीफों के पीछे छुपी होती है। यह सच इसलिए अनसेटलिंग है क्योंकि यह बताता है कि प्रशंसा और आक्रोश एक ही सांस में कैसे मौजूद हो सकते हैं। तारीफें हमेशा समर्थन की अभिव्यक्ति नहीं होती। कभी कभी वे सावधानी पूर्वक डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशंस होती है जो कंपैरिजन में निहित होती है। जब कोई आपकी प्रशंसा करते हुए सूक्ष्म रूप से मिनिमाइज करता है, क्वालिफाई करता है या आपकी सफलता को ओवरस्टेट करता है, तो शब्द भले ही दयालु लगे, लेकिन उनके नीचे की भावना कन्फ्लिक्टेड होती है। ईर्ष्या चुपचाप पनपती है। यह शायद ही कभी खरुद को शत्रुता के रूप में घोषित करती है। इसके बजाय यह खुद को क्यूरियोसिटी, ह्यूमर या प्रेज के रूप में डिस्गाइज करती है। एक पॉज के बाद की तारीफ, एक फोर्स्ड स्माइल या एक अननेसेसरी रिमार्क वास्तविक शब्दों से अधिक रिवील कर सकता है। व्यक्ति आपकी प्रगति को स्वीकार कर रहा है, जबकि आंतरिक रूप से इसे अपनी परसीव्ड कमी के खिलाफ मेजर कर रहा है। शेक्सपियर ने अपने प्ले ओथेलो में ईर्ष्या को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा था। उन्होंने लिखा, ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। यानी ईर्ष्या वो राक्षस है जो उसी चीज का मजाक उड़ाता है जिससे वो पलता है। यह डेफिनेशन आज भी उतनी ही एक्यूरेट है। यही कारण है कि ईर्ष्या अक्सर आपके सबसे करीबी लोगों में दिखाई देती है। अजनबी कम कंपेयर करते हैं, निकटता कंपैरिजन को तीव्र करती है। जब आपका विकास किसी की सेल्फ इमेज को डिसरप्ट करता है, तो वे इसे ईमानदारी से प्रोसेस करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। आपकी तारीफ करना सपोर्टिव दिखने का एक तरीका बन जाता है, जबकि अभी भी अपने ईगो की रक्षा होती है। छुपी हुई ईर्ष्या का खतरा यह है कि यह सेफ फील कराती है। आप अपनी गार्ड नीचे करते हैं क्योंकि शब्द पॉजिटिव होते हैं, लेकिन समय के साथ एनर्जी ऑफ फील होती है। प्रोत्साहन में वार्मथ की कमी होती है, प्रशंसा खोखली फील होती है। जब वास्तव में मैटर करता है, तो समर्थन एब्सेंट होता है। भारतीय समाज में यह फिनोमेनॉन बहुत कॉमन है। हमारी कल्चर में नजर लगना का कॉन्सेप्ट है। लोग मानते हैं कि ईर्ष्या भरी नजर से नुकसान हो सकता है। हालांकि साइंटिफिकली यह सही नहीं है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजिकल रियलिटी बहुत रियल है। लोग जो आपसे जेलस हैं, वे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, जब आप कोई नई अचीवमेंट शेयर करते हैं, नई जॉब मिली, प्रमोशन मिला, नया घर लिया, तो कुछ लोग कहेंगे, वाह, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर तुरंत ऐड करेंगे, लेकिन उस कंपनी में तो बहुत वर्क प्रेशर होगा ना, या इतना बड़ा घर, मेंटेनेंस तो बहुत होगा। ये बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये तारीफ नहीं है, ये डिस्गाइज्ड क्रिटिसिज्म है। सोशल कंपैरिजन थ्योरी, जो लियोन फेस्टिंगर ने डेवलप किया था, बताता है कि हम नेचुरली अपनी एबिलिटीज और ओपिनियंस को दूसरों से कंपेयर करके इवैल्यूएट करते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई हमसे बेटर कर रहा है, तो हमें डिस्कंफर्ट होती है। और अगर हम इमोशनली मैच्योर नहीं हैं, तो यह डिस्कंफर्ट ईर्ष्या में बदल जाती है। इस सच्चाई को समझना आपकी भावनात्मक जागरूकता को तेज करता है। यह आपको सिखाता है कि टोन को सुने, न कि केवल लैंग्वेज को। कंसिस्टेंसी को नोटिस करें, शब्दों
और कार्यों के बीच। असली तारीफें स्टेडी और अनफोर्स्ड रहती है। टूल्स परिस्थिति के साथ बदलते हैं, और एक बार जब आप अंतर को पहचान लेते हैं, तो चापलूसी आपको अपने जजमेंट से दूर ले जाने की शक्ति खो देती है। आप समझ जाते हैं कि किसकी प्रशंसा जेन्युइन है और किसकी नहीं, और फिर आप अपनी एनर्जी उन लोगों के साथ बिताते हैं जो वाकई आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपकी सक्सेस को थ्रेट नहीं बल्कि इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। याद रखिए, जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, वे आपकी ग्रोथ से थ्रेटेंड नहीं होते। वे सेलिब्रेट करते हैं बिना किसी रिजर्वेशन के। बाकी सब कुछ बस नॉइज है। चैप्टर 11, साइलेंस एज अ वेपन। 11वीं सच्चाई शायद सबसे क्रूअल है। मौन अक्सर एक डिलिबरेट चॉइस होती है, कंफ्यूजन नहीं। यह सच स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि मौन को एक्सक्यूज करना आसान है और गलत समझना और भी आसान है। यह विश्वास करना आरामदायक है कि लोग अनश्योर हैं, ओवरवेल्म्ड हैं या अनजान हैं। लेकिन कई मामलों में मौन इंटेंशनल होती है। यह जिम्मेदारी, असुविधा या जवाबदेही से बचने के लिए लिया गया निर्णय है। जवाब न देना अक्सर कॉन्फ्रंटेशन के बिना नियंत्रण बनाए रखने का सबसे सरल तरीका है। लोग जितना वे स्वीकार करते हैं, उससे कहीं अधिक समझते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। वे महसूस करते हैं कि कुछ एड्रेस्ड होने की जरूरत है। मौन एक शील्ड बन जाती है जो उन्हें डिले, डिटैच या डिस्टेंस करने की अनुमति देती है, बिना यह एक्सप्लेन किए कि क्यों। यह उनके आराम को प्रिजर्व करती है, जबकि आपको अनिश्चितता में सस्पेंडेड छोड़ देती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, इन द एंड वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। यह कोट इतना पावरफुल है क्योंकि यह बताता है कि मौन कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। शब्द घाव दे सकते हैं, लेकिन मौन आइसोलेट करती है। मौन भावनात्मक बर्डन को भी शिफ्ट करती है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, सेकंड गेसिंग, सेल्फ ब्लेम, यह सब उस व्यक्ति पर गिरता है जो वेट कर रहा है। यह असंतुलन शक्तिशाली है। कुछ भी ना कहकर कोई अपर हैंड मेंटेन कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को डाउट और इंटरप्रिटेशन से गैप्स भरने के लिए मजबूर करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मौन क्रूअल या कैलकुलेटेड है। कभी कभी यह डर होता है, कभी कभी यह अवॉइडेंस होता है, लेकिन अवॉइडेंस भी एक चॉइस है। जवाब नहीं देना भी एक रिस्पॉन्स है। यह प्रायोरिटीज, बाउंड्रीज और एंगेज करने की विलिंगनेस को कम्युनिकेट करता है। भारतीय परिवारों में साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। माता पिता नाराज होते हैं तो बच्चों से बात करना बंद कर देते हैं। कपल्स फाइट करते हैं और फिर दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। यह पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है और यह बेहद डैमेजिंग है। साइकोलॉजी में इसे स्टोन वॉलिंग कहते हैं, और यह रिलेशनशिप के लिए सबसे टॉक्सिक पैटर्न्स में से एक है। जॉन गॉटमन, जो एक फेमस रिलेशनशिप रिसर्चर है, उन्होंने इसे 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स में से एक बताया है। यानी वो 4 बिहेवियर्स जो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब कोई कंसिस्टेंटली मौन चुनता है, तो वे आपको बता रहे होते हैं कि आप उनके जीवन में कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, और वह मैसेज अक्सर किसी भी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा क्लियर होता है। मौन का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि यह क्लोजर नहीं देती। आप नहीं जानते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या आपने कुछ गलत किया। आपका माइंड एंडलेस लूप्स में घूमता रहता है, हर कॉन्वर्सेशन को एनालाइज करता है, हर इंटरेक्शन को डाइसेक्ट करता है। यह मेंटल टॉर्चर है, अडल्ट टॉर्चर है। इस सच्चाई को समझना क्लैरिटी लाता है। यह आपको उन एक्सप्लेनेशंस का पीछा करना बंद करने में मदद करता है जो कभी नहीं आएंगी। यह आपको सिखाता है कि शब्दों के बजाय व्यवहार को सुने। जब कोई कंसिस्टेंटली मौन चुनता है, तो समझ जाइए कि यह उनका आंसर है।
अगर कोई वाकई आपको वैल्यू करता है तो वे कम्युनिकेट करेंगे, भले ही यह अनकंफर्टेबल हो। अगर वे मौन चुनते हैं तो वे आपको यह बता रहे हैं कि आप उनके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं कि वे डिस्कंफर्ट को फेस करें। तो अगली बार जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे तो याद रखिए, ये आपकी कमी नहीं है, ये उनकी इमोशनल इमेच्योरिटी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, या सिंपली उनकी ये चॉइस है कि वे आपको उतना प्रायोरिटी नहीं देना चाहते जितना आप डिजर्व करते हैं। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं भागते जो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। आप आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट हेल्प। 12वीं सच्चाई हमें मदद की असली प्रकृति से परिचित कराती है। लोग आपके स्ट्रगल को देखेंगे मदद करने से पहले। यह सच इसलिए दर्दनाक है क्योंकि यह आपको यह सामना करने के लिए मजबूर करता है कि करुणा कितनी कंडीशनल अक्सर होती है। बहुत से लोग आपके संघर्ष को बहुत पहले नोटिस करते हैं, इससे पहले कि वे इसे एक्नॉलेज करें। वे संकेतों को देखते हैं। आप जो वेट कैरी कर रहे हैं उसे सेंस करते हैं और कठिनाई को पहचानते हैं, लेकिन वे वेट करते हैं, हमेशा क्रूरता से नहीं, बल्कि हिचकिचाहट, असुविधा या सेल्फ प्रिजर्वेशन से। मदद करने के लिए इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता होती है और इन्वॉल्वमेंट जिम्मेदारी कैरी करती है। जब कोई कदम रखता है तो वे असुविधा, भावनात्मक लेबर या किसी ऐसी चीज में उलझने का जोखिम उठाते हैं जिससे वे आसानी से दूर नहीं हो सकते। तो इसके बजाय वे ऑब्जर्व करते हैं। वे खुद को बताते हैं कि आप स्ट्रांग हैं, कि आप इसे फिगर आउट कर लेंगे, कि कोई और इंटरवीन करेगा। वेट करना ऑब्लिगेशन से बचते हुए कंसर्न दिखने का एक तरीका बन जाता है। इस व्यवहार में एक अनस्पोकन टेस्ट भी एम्बेडेड है। कुछ लोग यह देखने के लिए वेट करते हैं कि आप कितना एंड्योर कर सकते हैं, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, या क्या आपका संघर्ष खुद रिजॉल्व हो जाएगा केवल जब स्थिति अनडिनाइबल हो जाती है, या जब मदद करने में अब ज्यादा कॉस्ट नहीं होता, तब वे एक्ट करते हैं। तब तक डैमेज अक्सर पहले ही सेटल हो चुकी होती है। बायस्टैंडर इफेक्ट एक वेल डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है। यह तब होता है जब लोगों के ग्रुप में कोई भी हेल्प नहीं करता क्योंकि हर कोई अस्यूम करता है कि कोई और करेगा। यह एक डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यह सिर्फ इमरजेंसीज में नहीं होता, यह एवरीडे रिलेशनशिप्स में भी होता है। यही कारण है कि मौन में स्ट्रगल करना इतना लोनली फील कर सकता है। आपको एहसास होता है कि देखा जाना गारंटीड सपोर्ट नहीं करता, अवेयरनेस एक्शन के बराबर नहीं है। कई लोगों को केयर ऑफर करने से पहले कोलैप्स के प्रूफ की जरूरत होती है। भारतीय समाज में एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है। एक तरफ हमारी कल्चर में परोपकार और सेवा को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लोग अक्सर तब तक वेट करते हैं जब तक सिचुएशन बहुत सीरियस नहीं हो जाती। कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, लोग देखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मदद तब तक नहीं करते जब तक कि वह व्यक्ति पूरी तरह टूट न जाए। हमारे यहां एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन रियलिटी ये है कि अक्सर लोग तब तक वेट करते हैं जब तक आप डूबने की कगार पर न पहुंच जाएं, तब तिनका थ्रो करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ग्रेटफुल रहे। एम्मा सेप्पला, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है, उन्होंने कंपैशन पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। उनकी फाइंडिंग्स बताती है कि लोग तब ज्यादा विलिंग होते हैं हेल्प करने के लिए जब एक, उन्हें पर्सनली बेनिफिट होता है। 2, यह बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मांगता। 3, उन्हें सोशल रिकॉग्निशन मिलती है। जेन्युइन एल्ट्रुइज्म, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करना बहुत रेयर है। इस सच्चाई को समझना एक्सपेक्टेशंस को रीशेप करता है। यह आपको सिखाता है कि अपनी वर्थ को इससे मेजर न करें कि कौन स्टेप इन करता है या कितनी जल्दी।
ये आपको मदद मांगने के बारे में अधिक इंटेंशनल बनाता है, बजाय रेस्क्यूड जाने का इंतजार करने के। और ये आपको याद दिलाता है कि जो लोग पूछे बिना जल्दी मदद करते हैं, वे रेयर और रिवीलिंग है। एक और डार्क ट्रूथ ये है कि कुछ लोग मदद सिर्फ इसलिए ऑफर करते हैं ताकि वे सुपीरियर फील कर सकें। जब हेल्प को सुपीरियरिटी फील करने के लिए यूज किया जाता है, तो यह अक्सर सटल कंडीशंस के साथ आती है। यह अनसॉलिसिटेड एडवाइस के साथ हो सकती है, रिमाइंडर्स के साथ, या ग्रैटिट्यूड की एक्सपेक्टेशंस के साथ। हेल्पर खुद को केपेबल और अबव पोजीशन में रखता है, जबकि रिसीवर को साइलेंटली लैकिंग या डिपेंडेंट के रूप में कास्ट किया जाता है। इम्बैलेंस इंटेंशनल है, भले ही अनस्पोकन हो। इस तरह की मदद हैवी फील कर सकती है। रिलीफ के बजाय यह ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है। एम्पावरमेंट के बजाय यह इनएडिक्वेसी को रीइंफोर्स करती है। तो अगली बार जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो रिमेंबर करिए, आप अकेले नहीं हैं इस एक्सपीरियंस में। यह ह्यूमन नेचर का एक अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। जो लोग जेन्युइनली केयर करते हैं, वे जल्दी शो अप करेंगे। बाकी लोग बस स्पेक्टेटर्स हैं, और आप स्पेक्टेटर्स के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे। आप अपनी जर्नी में हैं, और अगर लोग साथ चलना चाहते हैं, ग्रेट। अगर नहीं, तो आप अकेले भी चल सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो है जो आप अपने भीतर डेवलप करते हैं। चैप्टर 13, बाउंड्रीज द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट। 13वीं सच्चाई शायद सबसे खतरनाक भ्रम को उजागर करती है। जरूरी होना प्यार होने के समान नहीं है। यह सच इसलिए डेंजरस है क्योंकि जरूरी होना इंटॉक्सिकेटिंग महसूस हो सकता है। यह पर्पस, इंपॉर्टेंस और बिलोंगिंग की भावना पैदा करता है। जब कोई आप पर डिपेंड करता है, तो ऐसा लगता है कि आप मैटर करते हैं, लेकिन नीड की जड़ें लैक में है, अफेक्शन में नहीं। यह आपकी वैल्यू को आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली चीजों से बांधती है, बजाय इसके कि आप कौन हैं। जब आप नीडेड हैं, तो आपकी प्रेजेंस कंडीशनल है। आपकी सराहना तब तक की जाती है जब तक आप समस्याओं को सॉल्व करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं, या भावनात्मक वेट कैरी करते हैं। जिस क्षण आप पीछे हटते हैं, थक जाते हैं, या खुद सपोर्ट की आवश्यकता होती है, डायनेमिक शिफ्ट्स हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन ग्रैटिट्यूड की जगह ले लेता है। डिसअपॉइंटमेंट वहां दिखाई देती है जहां केयर मौजूद लगती थी। इसके विपरीत प्यार डिपेंडेंसी के फीके पड़ने पर कोलैप्स नहीं होता। यह स्पेस, इंडिपेंडेंस और म्यूचुअल स्ट्रेंथ की अनुमति देता है। प्यार आपको होल चाहता है, डिप्लीटेड नहीं। नीड आपको अवेलेबल, प्रिडिक्टेबल और यूजफुल चाहती है। यही कारण है कि नीड पर बने रिश्ते अक्सर हैवी महसूस होते हैं। आप रोल मेंटेन करने का प्रेशर सेंस करते हैं, बजाय सिंपली एग्जिस्ट करने के। एरिक फ्रॉम ने अपनी किताब में लिखा है, इमेच्योर लव सेज आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। मैच्योर लव सेज आई नीड यू बिकॉज आई लव यू। यह डिस्टिंक्शन बहुत क्रूशल है। पहले केस में आप एक मीन्स हैं एक एंड के लिए। दूसरे केस में आप खुद एंड हैं। सबसे दर्दनाक रियलाइजेशन तब आता है जब आप यूजफुल होना बंद कर देते हैं और डिस्कवर करते हैं कि कितना कम बचा है। कॉल स्लो हो जाती है, अप्रिसिएशन फेड हो जाती है। जो क्लोजनेस फील हुई थी, वह खुद को रिलायंस के रूप में रिवील करती है, अटैचमेंट नहीं। भारतीय परिवारों में, खासकर बहुओं और बेटियों के साथ, यह पैटर्न बहुत कॉमन है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे सबकी सर्व करे, सबकी जरूरतें पूरी करे, और जब तक वे ये करती रहती है, उन्हें अच्छी बहू या अच्छी बेटी कहा जाता है। लेकिन जिस दिन वे अपनी जरूरतों की बात करती है, अपनी बाउंड्री सेट करती है, उसी दिन सेल्फिश बन जाती है। यह नीड है, प्यार नहीं, क्योंकि असली प्यार आपकी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करता है, आपकी यूटिलिटी को नहीं। कोडिपेंडेंसी एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो इसी डायनेमिक को डिस्क्राइब करता है। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में एक पर्सन की आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ कंप्लीटली
दूसरे पर्सन की जरूरतों को पूरा करने पर डिपेंड करती है। यह अनहेल्थी है दोनों के लिए। हेल्पर एग्जॉस्टेड और रिजेंटफुल हो जाता है, और जो हेल्प रिसीव कर रहा है वह इंडिपेंडेंट बनने में अनेबल हो जाता है। मेलोडी बेटी, जिन्होंने कोडिपेंडेंसी पर एक्सटेंसिवली लिखा है, कहती है कि कोडिपेंडेंसी में लोग अक्सर केयर टेकिंग को केयरिंग समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं। केयरिंग का मतलब है किसी की वेलबींग के बारे में कंसर्न होना। केयर टेकिंग का मतलब है उनकी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेना। इस सच्चाई को समझना आपको सिखाता है कि आप क्यों रहते हैं, एग्जामिन करें। ये आपको इनकरेज करता है कि नोटिस करें कि कोई आपकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है या रेजिस्ट करता है। ये आपको रिमाइंड करता है कि रियल लव आपको ऑब्लिगेशन में ट्रैप नहीं करता। और एक बार जब आप डिफरेंस देखते हैं, तो आप एग्जॉशन को कनेक्शन समझना बंद कर देते हैं और उन रिलेशनशिप्स को सीक करना शुरू करते हैं जो आपको चूज करती है, सिर्फ नीड नहीं करती। हेल्थी रिलेशनशिप्स में दोनों लोग कंप्लीट इंडिविजुअल्स होते हैं जो साथ आते हैं टू एनहांस एक दूसरे की लाइफ्स को, नॉट टू कंप्लीट एक दूसरे को। क्योंकि आप पहले से ही कंप्लीट है। आपको किसी की जरूरत नहीं जो आपको पूरा करे। आपको किसी की जरूरत है जो आपको सेलिब्रेट करे। तो अगली बार जब कोई कहे मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो पूछिए किस चीज की जरूरत है? मेरी प्रेजेंस की या मेरी परफॉर्मेंस की? मेरे होने की या मेरे करने की? अगर आंसर दूसरा है, तो यह प्यार नहीं है, यह ट्रांजैक्शन है। और आप ट्रांजैक्शन के लिए नहीं बने, आप कनेक्शन के लिए बने हैं। याद रखिए, जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, वे आपको उस टाइम भी वैल्यू करेंगे जब आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। वे सिर्फ आपके साथ होने को एंजॉय करेंगे। बाकी सब कुछ बस कन्वीनियंट अरेंजमेंट है। चैप्टर 14, द पॉपुलैरिटी इल्यूजन। 14वीं सच्चाई हमारे फ्रेंडशिप्स की रियलिटी को एक्सपोज करती है। ज्यादातर दोस्तियां सिचुएशनल हैं। यह सच तब क्लियर हो जाता है जब परिस्थितियां बदलती है और परिचित चेहरे चुपचाप फेड अवे हो जाते हैं। बहुत सी दोस्तियां प्रॉक्सिमिटी, रूटीन या शेयर्ड एनवायरनमेंट्स के आसपास बनती हैं, बजाय डीप अलाइनमेंट के। स्कूल, वर्क, नेबरहुड्स, जीवन के फेजेस, म्यूचुअल स्ट्रगल्स, ये सिचुएशंस कनेक्शन क्रिएट करती है, लेकिन वे इसे लिमिट भी करती है। जब सिचुएशन खत्म होती है, तो बॉन्ड अक्सर बिना कॉन्फ्लिक्ट या क्लोजर के वीकन हो जाती है। लोग हमेशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने केयरिंग बंद कर दी। वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वह स्ट्रक्चर जो फ्रेंडशिप को टुगेदर होल्ड करती थी, डिसअपियर हो जाती है। रेगुलर कांटेक्ट या शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट के बिना एफर्ट रिक्वायर्ड होता है, और एफर्ट इंटेंशन को एक्सपोज करता है। कुछ लोग केवल एक स्पेसिफिक चैप्टर के दौरान आपके साथ चलने के लिए मेंट होते हैं, पूरी स्टोरी के लिए नहीं। यह बिट्रेयल की तरह फील कर सकता है, लेकिन यह ऑफ्टन नेचर है। सिचुएशनल फ्रेंडशिप्स कन्वीनियंस और शेयर्ड एक्सपीरियंस पर थ्राइव करती है, कमिटमेंट पर नहीं। जब ग्रोथ लोगों को डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल करता है, तो कनेक्शन मेंटेन करना उस एनर्जी की डिमांड करता है जो बहुत से लोग देने को विलिंग या एबल नहीं होते। साइलेंस कॉन्वर्सेशन को रिप्लेस करती है और डिस्टेंस फैमिलियरिटी को रिप्लेस करती है। रॉबिन डनबार, जो एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने डनबार्स नंबर का थ्योरी दिया। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमंस केवल अराउंड 150 स्टेबल रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, और इनमें से केवल 5 से 15 लोग ही आपके क्लोज सर्कल में हो सकते हैं। बाकी सब सिचुएशनल कनेक्शंस हैं। दर्द इसलिए होता है क्योंकि परमानेंस को अस्यूम किया जाता है जहां केवल प्रॉक्सिमिटी थी। साथ बिताया गया टाइम डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। शेयर्ड लाफ्टर, देर रात की बातें और म्यूचुअल सपोर्ट सॉलिड फील करते हैं, लेकिन इंटेंशन के बिना वे फ्रेजाइल रहते हैं। जब लाइफ शिफ्ट्स होती है, तो उसके आसपास बनी रिलेशनशिप्स भी शिफ्ट होती है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में यह बहुत रिलेटेबल है। कॉलेज की दोस्ती,
जब तक सब साथ हैं, कैंपस में मिलते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, तब तक सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कितने लोग टच में रहते हैं? बहुत कम। ऑफिस की दोस्ती जब तक सेम कंपनी में है, लंच साथ करते हैं, प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करते हैं, तब तक क्लोज है। लेकिन जब कोई जॉब बदलता है, स्लोली कनेक्शन फेड हो जाती है। यहां तक कि नेबरहुड फ्रेंडशिप्स भी। जब तक सेम कॉलोनी में रहते हैं, बच्चे साथ खेलते हैं, तब तक फैमिलीज क्लोज होती है। लेकिन जब कोई मूव करता है, कांटेक्ट ग्रेजुअली कम होता जाता है। ये नेसेसरली बैड नहीं है, ये बस रियलिटी है। सभी रिलेशनशिप्स मेंट नहीं है लाइफ टाइम के लिए। कुछ रिलेशनशिप्स स्पेसिफिक पर्पसेस सर्व करती है स्पेसिफिक टाइम्स में, और जब वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो रिलेशनशिप नेचुरली ड्रिफ्ट हो सकती है। लेकिन पेनफुल पार्ट ये है कि हम अक्सर इसे पर्सनली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया, कि हम इनएडिक्वेट हैं, कि हम फ्रेंडशिप मेंटेन करने में फेल हुए। बट ट्रूथ ये है कि दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए, और अगर दूसरा पर्सन वो एफर्ट नहीं कर रहा, तो शायद वे रेडी नहीं है या विलिंग नहीं है। इस सच्चाई को समझना आपको रिजेंटमेंट रिलीज करने में मदद करता है। यह आपको सिखाता है कि फ्रेंडशिप को लॉन्जेविटी से मत मेजर करो, बल्कि प्रेजेंस से मेजर करो। जब सिचुएशन अब डिमांड नहीं करती, तो जो रेयर फ्रेंडशिप्स डिस्टेंस और चेंज को सरवाइव करती है, वे बाहर खड़ी हो जाती है प्रिसाइसली, क्योंकि ज्यादातर नहीं करती। असली फ्रेंडशिप वो है जो कॉन्शियस एफर्ट के साथ मेंटेन की जाती है, कन्वीनियंस की वजह से नहीं। जो फ्रेंड्स डिस्टेंस के बावजूद कनेक्ट करने के वेज ढूंढते हैं, जो ईयर्स बाद भी उसी वार्मथ के साथ पिकअप करते हैं जहां छोड़ा था, वही असली दोस्त हैं। तो अगली बार जब कोई फ्रेंडशिप फेड हो, तो खुद को मत ब्लेम करिए। एक्सेप्ट करिए कि कुछ लोग सर्टेन सीजन्स के लिए थे। उनके साथ बिताए गए टाइम को चेरिश करिए, लेकिन उन्हें होल्ड करने की कोशिश मत करिए जब वे ऑलरेडी लेट गो कर चुके हैं। क्योंकि असली दोस्त वे जो जेन्युइनली आपको वैल्यू करते हैं, वे खुद वेज ढूंढेंगे कनेक्टेड रहने के। आपको उन्हें चेस नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर 15, ग्रोथ दैट थ्रेटन्स अदर्स। 15वीं सच्चाई हमें बताती है कि क्रिटिसिज्म अक्सर स्पीकर के बारे में ज्यादा बताती है, टारगेट के बारे में कम। लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। यह सच एक्सप्लेन करता है कि आलोचना अक्सर क्रिटिक के बारे में ज्यादा क्यों कहती है, टारगेट के बारे में कम। जब लोग थ्रेटेंड महसूस करते हैं, इनएडिक्वेट महसूस करते हैं, या अपने बारे में अनसर्टेन महसूस करते हैं, तो वे इमोशंस कंटेन्ड नहीं रहती। इसके बजाय वे समवेयर टू लैंड ढूंढती है। प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, डिस्कंफर्ट को ऑफलोड करने का एक तरीका, बिना इसके सोर्स का सामना किए। जब कोई आपको एरोगेंट, डिस्टेंट, सेल्फिश या इनकेपेबल होने का आरोप लगाता है, तो यह ऑफन उस चीज का रिफ्लेक्शन है जो वे अपने भीतर फियर करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस उनके डाउट को हाईलाइट करता है, आपकी बाउंड्रीज उनकी लैक को एक्सपोज करती है, आपका ग्रोथ उन्हें अपने स्टैग्नेशन का सामना करने के लिए फोर्स करता है। इन फीलिंग्स को इंटरनली प्रोसेस करने के बजाय वे उन्हें आउटवर्ड रिडायरेक्ट करते हैं, आप पर प्लेस करते हैं। कार्ल युंग, जो फेमस साइको एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा था, एवरीथिंग दैट इरिटेट्स अस अबाउट अदर्स कैन लीड अस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स। यानी जो चीजें दूसरों में हमें इरिटेट करती है, वे एक्चुअली हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकती है। उन्होंने शैडो सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया, वो पार्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स जिन्हें हम डिनाई करते हैं या सप्रेस करते हैं। और अक्सर हम उन क्वालिटीज को दूसरों में क्रिटिसाइज करते हैं जो एक्चुअली हमारे अपने शैडो का हिस्सा है। प्रोजेक्शन कन्विंसिंग फील करता है क्योंकि यह इमोशनली चार्ज्ड होता है। व्यक्ति ट्रूली बिलीव करता है कि वे उस मोमेंट में क्या कह रहे हैं। उनकी रिएक्शन रियल है, भले ही एक्यूजेशन नहीं है। यही प्रोजेक्शन को इतना कंफ्यूजिंग बनाता है। आप खुद को अपने बिहेवियर को क्वेश्चन करते हुए पा सकते हैं,
उन ट्रेड्स के लिए अपोलोजाइज करते हुए जो आपके पास नहीं है, या उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए श्रिंक हो सकते हैं जिसे आपने कभी क्रिएट नहीं किया। इमोशनल टोल किसी और के अनरिजॉल्व स्ट्रगल्स को इंटरनलाइज करने से आता है। समय के साथ रिपीटेड प्रोजेक्शन आपकी सेल्फ परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर सकता है। अगर आप अवेयर नहीं है कि क्या हो रहा है, तो आप उन लेबल्स को कैरी करना शुरू कर देते हैं जो कभी आपके थे ही नहीं। भारतीय फैमिलीज में यह बहुत कॉमन है। जो पेरेंट्स अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाए, वे अक्सर अपने बच्चों पर उन एक्सपेक्टेशंस को प्रोजेक्ट करते हैं। और जब बच्चे डिफरेंट पाथ चूज करते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं, तुम सेल्फिश हो, तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन रियलिटी यह है कि पेरेंट्स अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स और रिग्रेट्स को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली, जो लोग खुद इनसिक्योर होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, वे अपने पार्टनर को कॉन्स्टेंटली डाउट करते हैं, उन पर चीटिंग का आरोप लगाते हैं। यह एक्चुअली उनकी अपनी इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट इश्यूज का प्रोजेक्शन है। जो लोग खुद फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हैं, वे दूसरों के स्पेंडिंग हैबिट्स को जज करते हैं। जो लोग खुद अपने वेट के बारे में कॉन्शियस हैं, वे दूसरों के बॉडी को क्रिटिसाइज करते हैं। पैटर्न क्लियर है। हम वो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों में जो हमें अपने बारे में अनकंफर्टेबल बनाता है। ब्रेने ब्राउन, जो वल्नरेबिलिटी और शेम पर एक्सपर्ट है, कहती है कि शेम इज द इंटेंसली पेनफुल फीलिंग दैट वी आर अनवर्दी ऑफ लव एंड बिलोंगिंग। और जब लोग शेम फील करते हैं, तो वे ऑफन इसे दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इस सच्चाई को समझना इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है, बिना बिटरनेस के। ये आपको सिखाता है कि ब्लेम एक्सेप्ट करने से पहले पॉज करें। पूछें कि क्या क्रिटिसिज्म आपके एक्शंस के साथ अलाइन करती है, या किसी और के वुंड्स के साथ। और एक बार जब आप प्रोजेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो यह है, तो आप उन रिफ्लेक्शंस के अगेंस्ट खुद को डिफेंड करना बंद कर देते हैं जो कभी आपके बारे में थे ही नहीं। अगली बार जब कोई आपको कुछ बुरा कहे, तो एक मोमेंट रुकिए। सोचिए, क्या यह मेरे बारे में सच है? क्या मेरे एक्शंस इस क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई करते हैं, या ये उस व्यक्ति की अपनी इंटरनल स्ट्रगल है जो मुझ पर प्रोजेक्ट हो रही है? अक्सर आप पाएंगे कि जो लोग सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, वे खुद इंटरनली सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनकी हार्शनेस टुवर्ड्स यू एक्चुअली उनकी हार्शनेस टुवर्ड्स देमसेल्व्स का रिफ्लेक्शन है। तो कंपैशन रखिए, लेकिन इंटरनलाइज मत करिए। उनकी इश्यूज को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। बाउंड्रीज सेट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं दूसरों की इनसिक्योरिटीज को फिक्स करने के लिए। आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं अपने ट्रूथ के साथ जीने के लिए। चैप्टर 16, ऑनेस्टी दैट कॉस्ट रिलेशनशिप्स। 16वीं सच्चाई बहुत सटल लेकिन महत्वपूर्ण है। विश्वास कमाए जाने से पहले मान लिया जाता है। यह सच सटल है क्योंकि विश्वास अक्सर मॉरल इंस्टिंक्ट की तरह फील होता है, बजाय एक रिस्की लीप के। लोग फेमिलियरिटी, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस या इमोशनल क्लोजनेस के आधार पर जल्दी विश्वास अस्यूम कर लेते हैं। कुछ बातचीत, एक शेयर्ड स्ट्रगल या साथ बिताया गया समय यह इल्यूजन क्रिएट कर सकता है कि विश्वास पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तब भी जब इसे टेस्ट नहीं किया गया हो। ह्यूमन सेफ्टी और कनेक्शन की क्रेव करते हैं, और विश्वास दोनों का ब्रिज फील होता है। जल्दी विश्वास करना कंफर्टिंग होता है। यह अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है और इमोशनल ईज क्रिएट करता है। लेकिन अस्यूम्ड विश्वास फ्रेजाइल है, क्योंकि यह एक्सपेक्टेशन पर बिल्ट है, एविडेंस पर नहीं। यह इस बात पर रिलाई करता है कि कोई आपको कैसा महसूस कराता है, न कि प्रेशर में वे कैसे बिहेव करते हैं। यही कारण है कि बिट्रेयल अक्सर शॉकिंग फील होता है। विश्वास कभी कंसिस्टेंसी या अकाउंटेबिलिटी के थ्रू अर्न्ड नहीं हुआ था। यह प्रॉक्सिमिटी और होप के थ्रू ग्रांटेड हुआ था। स्टीवन कवी, जिन्होंने द स्पीड ऑफ ट्रस्ट किताब लिखी है,
कहते हैं कि विश्वास सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ मोटिवेशन है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि विश्वास अर्न्ड होना चाहिए, अस्यूम्ड नहीं। ट्रस्ट अकाउंट में डिपॉजिट्स होने चाहिए बिफोर आप विड्रॉल्स कर सकें। लोग रिवील करते हैं कि वे कौन हैं काम मोमेंट्स में नहीं, बल्कि तब जब चॉइसेस इनकन्वीनियंट हो, जब स्टेक्स हाई हो और जब ऑनेस्टी उन्हें कुछ कॉस्ट करे। अज्यूम्ड विश्वास ऑब्जर्वेशन की स्लो प्रोसेस को स्किप कर देता है। यह पैटर्न्स को ओवरलुक करता है, स्मॉल वार्निंग साइंस को डिसमिस करता है और गैप्स को ऑप्टिमिज्म से फिल करता है। यह ओपननेस को रिलायबिलिटी के साथ कंफ्यूज करता है और वल्नरेबिलिटी को इंटेग्रिटी के साथ। भारतीय समाज में अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट देखिए। दो लोग जो शायद कुछ ही बार मिले हो, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करें और साथ लाइफ स्पेंड करें। यह असम्पशन है कि फैमिलीज ने रिसर्च कर ली है, हॉरोस्कोप्स मैच हो गए हैं, तो सब ठीक होगा। लेकिन एक्चुअल ट्रस्ट तो टाइम के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ बिल्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अरेंज मैरिजेस काम नहीं करती, बहुत सी सक्सेसफुली काम करती है। लेकिन जो कपल्स रियलाइज करते हैं कि ट्रस्ट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, न कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, वे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सिमिलरली बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी यही होता है। दो दोस्त डिसाइड करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का। फ्रेंडशिप की वजह से वे अस्यूम करते हैं कि बिजनेस में भी सब स्मूथ होगा। लेकिन जब मनी और प्रेशर आता है, तो असली कैरेक्टर सामने आता है और अक्सर फ्रेंडशिप्स टूट जाती है क्योंकि विश्वास अस्यूम था, अर्न्ड नहीं। रॉबर्ट चाल्डिनी, जो इन्फ्लुएंस और परसुएशन के एक्सपर्ट हैं, बताते हैं कि हम नेचुरली उन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जो हमें सिमिलर लगते हैं, जो हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं या जो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन ये सभी सुपरफिशियल फैक्टर्स हैं। रियल ट्रस्ट तो कंसिस्टेंट बिहेवियर से आता है। इस सच्चाई को समझना पेशेंस सिखाता है। यह आपको याद दिलाता है कि विश्वास रिपीटेड एक्शन से ग्रो होना चाहिए, इमोशनल इंटेंसिटी से नहीं। कि अकेला टाइम कुछ प्रूव नहीं करता बिना कंसिस्टेंसी के। और एक बार जब आप सीखते हैं कि विश्वास को बिल्ड होने देना चाहिए बजाय दिए जाने के, तो आप खुद को उन एक्सपेक्टेशन से प्रोटेक्ट करते हैं जो कभी पूरी होने के लिए मेंट नहीं थी। तो अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले, तो उन्हें इमीडिएटली पूरा एक्सेस मत दीजिए। टाइम लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि वे छोटी छोटी बातों में कैसे बिहेव करते हैं। क्या वे अपने प्रॉमिसेस रखते हैं? क्या वे कंसिस्टेंट हैं? क्या वे तब भी उसी तरह बिहेव करते हैं जब कोई देख नहीं रहा? विश्वास एक प्रेशियस कमोडिटी है। इसे केयरफुली इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, तो आप उन्हें पावर देते हैं आपको हर्ट करने की। और वो पावर सिर्फ उन्हीं को दी जानी चाहिए जिन्होंने प्रूव किया है कि वे इसके वर्दी है। याद रखिए, ट्रस्ट टेक्स years टू बिल्ड, सेकेंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। इसलिए जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करिए। लेट ट्रस्ट बी अर्न्ड, नॉट अस्यूम्ड। चैप्टर 17, व्हेन अकाउंटेबिलिटी मेक्स पीपल वैनिश। 17वीं सच्चाई हमें बताती है कि बहुत से लोग क्रूर होने के लिए नहीं, बल्कि असुविधा से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। यह सच असम्पशन को चैलेंज करती है कि डिसऑनेस्टी हमेशा मैलिस से ड्रिवन होती है। रियलिटी में बहुत से झूठ फियर से पैदा होते हैं। कॉन्फ्रंटेशन का डर, रिजेक्शन का डर, डिसअपॉइंटमेंट का डर या इमोशनल इंटेंसिटी का डर। कुछ लोगों के लिए डिस्कंफर्ट डिसऑनेस्टी से ज्यादा थ्रेटनिंग फील होती है, इसलिए झूठ बोलना एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है बजाय एक वेपन के। अवॉइडेंस बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है। जब डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस या अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना होता है, तो लोग अक्सर वो पाथ चूज करते हैं जो इमीडिएट पीस प्रिजर्व करता है। छोटे झूठ टेंशन को स्मूथ करने के लिए यूज किए जाते हैं, सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या अकाउंटेबिलिटी से एस्केप करने के लिए। उस मोमेंट में ये झूठ हार्मलेस फील होते हैं,
यहां तक कि नेसेसरी फील होते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को रेयरली कंसिडर किया जाता है। मार्क ट्वेन ने कहा था, इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। ये कोट बताता है कि झूठ कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है लाइफ को। एक झूठ को कवर करने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर यह एक एंडलेस साइकिल बन जाती है। यही कारण है कि लोग तब भी झूठ बोल सकते हैं जब सच सिंपलर होता। ऑनेस्टी इमोशनल करेज की डिमांड करती है। ये कॉन्फ्लिक्ट, वल्नरेबिलिटी और जजमेंट का रिस्क उठाती है। उन लोगों के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट एवर्स है या इमोशनली इमेच्योर है, झूठ बोलना रियल होने से सेफर फील होता है। झूठ डिस्कंफर्ट के अगेंस्ट एक शील्ड बन जाता है, हार्म करने का अटेम्प्ट नहीं। हालांकि इन झूठों का इम्पैक्ट स्टिल डैमेजिंग है। अवॉइडेंस सच को एलिमिनेट नहीं करता, ये सिर्फ इसे डिले करता है। जब सच इवेंचुअली सरफेस होता है तो यह अक्सर ज्यादा वेट, ज्यादा पेन और ज्यादा बिट्रियल के साथ आता है देन ये ओरिजिनली होता। भारतीय परिवारों में व्हाइट लाइस बहुत कॉमन है। माता पिता बच्चों से झूठ बोलते हैं उनकी भलाई के लिए, जैसे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स छुपाना, फैमिली इश्यूज छुपाना। बच्चे पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं उन्हें डिसअपॉइंट न करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए। डेटिंग और रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। लोग अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में झूठ बोलते हैं, अपनी फाइनेंसेस के बारे में झूठ बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ बोलते हैं। सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि ये छोटे छोटे झूठ स्लोली ट्रस्ट को एरोड करते हैं। जब सच बाहर आता है, और यह इवेंचुअली आता ही है, तो पूरी फाउंडेशन हिल जाती है। पैमेला मायर, जिन्होंने डिसेप्शन पर टेड टॉक दी है, बताती है कि एवरेज पर्सन दिन में 10 से 200 बार झूठ बोलता है, और ये ज्यादातर झूठ सोशल लाइज होते हैं। मैं ठीक हूं, हाँ, मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद है, ट्रैफिक में फंस गया था। ये लाइज हमारी सोसाइटी में इतने नॉर्मलाइज्ड हो गए हैं कि हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम कितनी बार डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये स्मॉल लाइज एक कल्चर क्रिएट करते हैं जहां ऑनेस्टी एक्सपेक्टेड नहीं है, टॉलरेटेड है। इस सच्चाई को समझना आपको बिहेवियर इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, बिना इसे एक्सक्यूज किए। यह आपको सिखाता है कि फियर अक्सर डिसऑनेस्टी को ड्राइव करता है, लेकिन फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्सॉल्व नहीं करता। और एक बार जब आप देखते हैं कि कितनी बार झूठ कंफर्ट प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो आप रेयर अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी को और भी ज्यादा वैल्यू करना शुरू करते हैं। अगली बार जब आप किसी के झूठ को डिस्कवर करें, तो इमीडिएट रिएक्शन में उन्हें ईविल मत समझिए। समझने की कोशिश कीजिए, वे क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, किस डिस्कंफर्ट से बच रहे थे। यह अंडरस्टैंडिंग आपको कंपैशन दे सकती है, लेकिन साथ ही क्लैरिटी भी, क्योंकि भले ही इंटेंशन क्रूअल ना हो, इम्पैक्ट स्टिल पेनफुल है। और अगर कोई रिपीटेडली झूठ बोलता है डिस्कंफर्ट अवॉइड करने के लिए, तो यह पैटर्न है जो चेंज होनी चाहिए। आप कंपैशनेट हो सकते हैं, लेकिन आपको बाउंड्रीज भी सेट करनी चाहिए। अपनी लाइफ में ऑनेस्टी को प्रायोरिटाइज कीजिए, भले ही यह अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि टेम्पररी डिस्कंफर्ट ऑफ ट्रूथ परमानेंट डैमेज ऑफ लाइफ से बेहतर है। जैसा ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, द ट्रूथ इज रेयरली प्योर एंड नेवर सिंपल, लेकिन यह स्टिल वर्थ परस्यूइंग है। चैप्टर 18, द कंफर्ट बेस्ड लॉयल्टी ट्रैप। 18वीं, सच्चाई शायद सबसे हम्बलिंग है। आप ज्यादातर रोल्स में रिप्लेसेबल हैं। यह सच एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि यह इस आइडिया को कन्फ्रंट करती है कि एफर्ट परमानेंस की गारंटी देता है। जीवन के कई क्षेत्रों में, काम, दोस्ती, सामाजिक सर्कल्स, आपकी भूमिका आपकी इंडिविजुअलिटी से ज्यादा मैटर करती है। आप जो करते हैं उसे आप कौन है
उससे ज्यादा वैल्यूड किया जाता है। जब तक फंक्शन फुलफिल हो रहा है, तब तक उसे फिल करने वाले व्यक्ति को बिना ज्यादा डिसरप्शन के स्वैप किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में वर्थ की कमी है। इसका मतलब है कि सिस्टम्स कंटिन्यूटी को अटैचमेंट पर प्रायोरिटाइज करते हैं। जॉब्स एम्प्लॉयज को रिप्लेस करती है, ग्रुप्स कंट्रीब्यूटर्स को रिप्लेस करते हैं, और यहां तक कि रिलेशनशिप्स भी इमोशनल रोल्स को रिप्लेस कर सकती है जब कन्वीनियंस डिमांड करती है। दुनिया चलती रहने के लिए स्ट्रक्चर्ड है, सेंटिमेंट के लिए रुकने के लिए नहीं। यह एक हार्श रियलिटी है, लेकिन यह ट्रूथ है। आपकी कंपनी में चाहे आप कितने भी डेडिकेटेड एम्प्लॉय हो, अगर आप कल लीव कर दें तो 1 महीने में आपकी पोजीशन फिल हो जाएगी। आपके कुछ कॉलीग्स शायद आपको मिस करें इनिशियली, लेकिन लाइफ मूव ऑन करेगी। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आप रिलोकेट हो जाएं और रेगुलरली अवेलेबल न रहे, तो धीरे धीरे कोई और आपकी जगह ले लेगा। ग्रुप डायनेमिक्स एडजस्ट हो जाएगी। ये पर्सनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। यहां तक कि रिलेशनशिप्स में भी अगर कोई ब्रेकअप हो जाता है, तो दोनों लोग इवेंचुअली किसी और के साथ मूव ऑन करते हैं। वो इमोशनल स्पेस जो आपने फिल की थी, वो कोई और फिल करेगा। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इम्परमानेंस का कॉन्सेप्ट है, अनित्य। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। और इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना एक्चुअली लिबरेटिंग हो सकता है। दर्द रोल्स के साथ ओवर आइडेंटिफाई करने से आता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी को हेल्पर, प्रोवाइडर या रिलायबल वन होने में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पोजीशन को लूज करना खुद को लूज करने जैसा फील होता है। लेकिन सच ये है कि लोग अक्सर सर्विस को मिस करते हैं, इंडिविजुअल को नहीं। आपने जो फंक्शन परफॉर्म किया, वह एब्सेंस बन जाता है जिसे वे नोटिस करते हैं। यही कारण है कि रोल्स से टाइड लॉयल्टी फ्रैजाइल है। जब कोई और सिमिलर वैल्यू ऑफर कर सकता है लेस एफर्ट या कॉस्ट के साथ, तो रिप्लेसमेंट इजी हो जाता है। हिस्ट्री, सैक्रिफाइस और डेडिकेशन हमेशा कन्वीनियंस से आउटवे नहीं करते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए। लोग 15-20 साल एक कंपनी में काम करते हैं, अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं, फिर एक डे ले ऑफ हो जाता है या कंपनी रिस्ट्रक्चर होती है, और सडनली आप रियलाइज करते हैं कि आप सिर्फ एक नंबर थे, एक रिसोर्स थे। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। उन्होंने एप्पल स्टार्ट की, अपना सब कुछ दिया, फिर भी एक टाइम पर उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। बाद में वे वापस आए और एप्पल को रिवाइव किया। लेकिन वो एक्सपीरियंस ने उन्हें यह सिखाया कि कोई भी इरिप्लेसेबल नहीं है। लेकिन इस ट्रूथ का पॉजिटिव साइड भी है। जब आप रियलाइज करते हैं कि आप रिप्लेसेबल हैं, तो आप खुद को उन रोल्स में ट्रैप्ड फील नहीं करते। आप समझते हैं कि आपकी वैल्यू आपके रोल में नहीं है, बल्कि आपके कैरेक्टर में है, आपके वैल्यूज में है, आपके यूनिक पर्सपेक्टिव में है। इस सच्चाई को समझना शिफ्ट करता है कि आप अपनी एनर्जी कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको एनकरेज करता है कि यूजफुलनेस से बियॉन्ड आइडेंटिटी बिल्ड करे और रोल्स से बियॉन्ड अटैचमेंट बनाए। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को इरिप्लेसेबल होने से टाई करना बंद करते हैं, तो आप फ्रीडम गेन करते हैं। आप चूज करते हैं कि कहां शो अप होना है, अपनी जगह सिक्योर करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह आपके साथ अलाइन करता है कि आप कौन हैं, चाहे आप इजीली रिप्लेस्ड हो या नहीं। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप एपैथेटिक बन जाएं या एफर्ट करना बंद कर दें। सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच करें। अपने काम में एक्सेलेंस लाइए, क्योंकि यह आपके स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करता है, दूसरों के अप्रूवल के लिए नहीं। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वे आपको जेन्युइन जॉय देती है, सिक्योरिटी के लिए नहीं। और हमेशा याद रखिए कि आपकी कोर वैल्यू आपके रोल में नहीं है। आपकी वैल्यू आपके होने में है, आपके काइंडनेस में, आपके इंटेग्रिटी में, आपके यूनिक पर्सपेक्टिव में। जैसा माया एंजेलो ने कहा था, I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
यही वो चीज है जो ट्रूली इरिप्लेसेबल है। वो फीलिंग जो आप क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी जो आप ब्रिंग करते हैं, वो ऑथेंटिसिटी जो आप एम्बॉडी करते हैं। तो हाँ, आप रिप्लेसेबल हो सकते हैं रोल्स में, लेकिन आप इरिप्लेसेबल है एज अ ह्यूमन बीइंग। और जब आप इस डिफरेंस को समझ लेते हैं, तो आप ट्रूली फ्री हो जाते हैं। चैप्टर 19, द फाइनल मिरर, सेल्फ रिफ्लेक्शन दे अवॉइड। 19वीं सच्चाई शायद सबसे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह हमें खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। लोग जितना संभव हो सेल्फ रिफ्लेक्शन से बचते हैं। यह सच इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन अनकंफर्टेबल होता है। इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शंस, मिस्टेक्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वे इग्नोर करना पसंद करेंगे। अंदर की ओर देखना उन नैरेटिव्स को थ्रेटन करता है जो लोग खुद को कॉम्पिटेंट, जस्टिफाइड और अच्छा फील कराने के लिए बिल्ड करते हैं। अवॉइडेंस सेल्फ प्रोटेक्शन का एक फॉर्म बन जाता है, भले ही यह ग्रोथ को स्टॉल कर दे। सोक्रेटिस ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। लेकिन रियलिटी यह है कि ज्यादातर लोग एग्जामिन्ड लाइफ से डरते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को रिवील कर सकती है। खुद को एग्जामिन करने के बजाय बहुत से लोग ब्लेम को एक्सटर्नलाइज करते हैं। प्रॉब्लम्स को सर्कमस्टांसेस, दूसरे लोगों या बैड लक पर एट्रीब्यूट किया जाता है। रिफ्लेक्शन को डिस्ट्रैक्शन, डिफेंसिवनेस या रेपिटिशन से रिप्लेस किया जाता है। पैटर्न्स को क्वेश्चन करने से उन्हें रिपीट करना सेफर फील होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी डिमांड करती है। एक बार जब आप अपनी रोल को क्लियरली देख लेते हैं, तो आप इसे अनसी नहीं कर सकते। चेंज नेसेसरी हो जाता है, और चेंज एफर्ट की मांग करता है। बहुत से लोगों के लिए फेमिलियर डिसफंक्शन को मेंटेन करना इंप्रूवमेंट के काम का सामना करने से ईजियर फील होता है। भारतीय समाज में ईगो और सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कहेंगे, यह फ्रेज हमारी पूरी कल्चर को डिफाइन करता है। हम इतने कंसर्न्ड रहते हैं दूसरों की नजर में कैसे दिखते हैं, कि हम खुद को ऑनेस्टली देखना भूल जाते हैं। माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते कि शायद उनकी पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ गलत था। हस्बैंड्स एक्सेप्ट नहीं करते कि शायद वे इमोशनली अनअवेलेबल थे। वाइफ्स एक्सेप्ट नहीं करते कि शायद वे भी रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर रही थीं प्रॉब्लम्स में। हर कोई दूसरे को ब्लेम करना आसान पाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो डिस्क्राइब करती है वो डिस्कम्फर्ट जो हम फील करते हैं जब हमारे एक्शंस और बिलीफ्स अलाइन नहीं करते। और ज्यादातर लोग इस डिस्कम्फर्ट को रिजॉल्व करते हैं अपने बिलीफ्स को चेंज करके, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करके, ना कि ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करके कि क्या गलत हुआ। लियोन फेस्टिंगर, जिन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी डेवलप की, ने पाया कि लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेंथ्स तक जाते हैं टू अवॉइड एक्नॉलेजिंग कि वे गलत थे। वे एविडेंस को ट्विस्ट करेंगे, एक्सक्यूजेस बनाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, कुछ भी करेंगे बस अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इमोशनल टोल स्टैग्नेशन में दिखाई देता है। रिलेशनशिप सेम कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू साइकिल करती है। मिस्टेक्स डिफरेंट नेम्स के अंडर रिपीट होती है। ग्रोथ डिले हो जाती है अपॉर्चुनिटी की लैक से नहीं, बल्कि इनवर्ड देखने की रिफ्यूजल से। यही कारण है कि थेरेपी और काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी अंडर यूटिलाइज्ड भी, क्योंकि थेरेपी की पूरी प्रेमिस ही सेल्फ रिफ्लेक्शन है। और बहुत से लोग इससे अनकंफर्टेबल होते हैं। भारत में तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेना स्टिल टैबू माना जाता है कई सर्कल्स में। लेकिन जो लोग जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हैं, वे सेल्फ रिफ्लेक्शन को एम्ब्रेस करते हैं। वे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से, क्या मैंने इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट किया? क्या मेरा बिहेवियर पैटर्न है या आइसोलेटेड इंसिडेंट? क्या मैं वही चीजें रिपीट कर रहा हूं जिनकी मैं दूसरों में क्रिटिसाइज करता हूं? क्या मेरे एक्शंस मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं? ब्रेने ब्राउन, जो वल्नरेबिलिटी रिसर्च में पायनियर है, कहती है, ओनिंग आवर स्टोरी कैन बी हार्ड
बट नॉट नियरली एज डिफिकल्ट एज स्पेंडिंग आवर लाइव्स रनिंग फ्रॉम इट। यानी अपनी स्टोरी को ओन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पूरी लाइफ उससे भागने जितना मुश्किल नहीं। इस सच्चाई को समझना क्लैरिटी क्रिएट करता है। ये आपको सिखाता है कि उन लोगों से अवेयरनेस एक्सपेक्ट ना करें जो इनवर्ड देखने को विलिंग नहीं है। आप ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करते हैं। आप उस इंसाइट का वेट करना बंद करते हैं जो कभी नहीं आएगी। और एक बार जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि जेन्युइन सेल्फ एग्जामिनेशन कितनी रेयर है, तो आप इसे डीपली वैल्यू करना शुरू करते हैं, खुद में और दूसरों में। ये जानते हुए कि रिफ्लेक्शन वीकनेस नहीं है, बल्कि रियल चेंज की फाउंडेशन है। अगली बार जब कोई सिचुएशन गलत हो, तो सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद से पूछिए, मैंने क्या किया? मैं क्या डिफरेंटली कर सकता था? ये अनकंफर्टेबल होगा, ये आपके ईगो को हर्ट करेगा, लेकिन यही असली ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। याद रखिए, सबसे स्ट्रांग लोग वो नहीं है जो कभी गलत नहीं होते। सबसे स्ट्रांग लोग वो हैं जो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हैं, उनसे सीखते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यह करेज लेता है, यह ह्यूमिलिटी लेता है, लेकिन यही वो चीज है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। चैप्टर 20, लिविंग विद दीज ट्रूथ्स। 20वीं और अंतिम अध्याय में हम इन सभी डार्क ट्रूथ्स को एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि इनके साथ कैसे जिया जाए। तो दोस्तों, हमने यह जर्नी शुरू की थी उन अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो ह्यूमन नेचर की रियलिटी है। अब क्वेश्चन यह है, इन सच्चाइयों को जानने के बाद क्या करें? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिनिकल मत बनिए। ये ट्रूथ्स आपको बेटर नहीं बनानी चाहिए, बल्कि वाइजर बनानी चाहिए। जब आप समझते हैं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो आप बेटर इक्विप्ड होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने के लिए। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर सकते हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट से बच सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाउंड्रीज। इन सभी चैप्टर्स में एक कॉमन थ्रेड है, बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस। जब आप समझते हैं कि लोग आपके काइंडनेस को वीकनेस मान सकते हैं, कि वे आपकी अवेलेबिलिटी को ग्रांटेड ले सकते हैं, कि वे आपकी जेनरोसिटी का एडवांटेज ले सकते हैं, तो आप बाउंड्रीज सेट करते हैं। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं है, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैसा प्रेंटिस हेम्पहिल ने कहा, बाउंड्रीज आर द डिस्टेंस एट विच आई कैन लव यू एंड मी साइमल्टेनियसली। यानी बाउंड्रीज वो डिस्टेंस है जहां मैं आपसे और खुद से साइमल्टेनियसली प्यार कर सकता हूं। तीसरी बात, डिसर्नमेंट। सभी लोग सेम नहीं होते। हाँ, ये डार्क ट्रूथ्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति हर ट्रूथ को एम्बॉडी करता है। कुछ लोग जेन्युइनली काइंड होते हैं बिना एजेंडा के, कुछ लोग जेन्युइनली लॉयल होते हैं बिना कंडीशन के, कुछ लोग जेन्युइनली सपोर्टिव होते हैं बिना कंपटीशन के। आपका काम है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना। और ये आइडेंटिफाई करना कैसे होता है? टाइम और ऑब्जर्वेशन से। जल्दबाजी में किसी पर ट्रस्ट मत करिए, लेकिन साथ ही हर किसी को सस्पेक्ट भी मत करिए। बैलेंस रखिए। चौथी बात, सेल्फ अवेयरनेस। इन सभी ट्रूथ्स को पढ़ते समय एक मोमेंट लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं भी कभी ऐसा करता हूं? क्या मैं भी सिचुएशनल फ्रेंड हूं? क्या मैं भी लोगों को उनकी यूजफुलनेस से जज करता हूं? क्या मैं भी अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों पर प्रोजेक्ट करता हूं? हम सभी इम्परफेक्ट हैं। हम सभी ने कभी ना कभी इन बिहेवियर्स को एग्जिबिट किया है, और ये एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं, तब आप उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं। पांचवी बात, कंपैशन। जब आप समझते हैं कि लोग क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, फियर से, इनसिक्योरिटी से, कंडीशनिंग से, तो आप उनके लिए कंपैशन डेवलप कर सकते हैं। ये जस्टिफाई नहीं करता उनके बिहेवियर को, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है। बुद्धा ने कहा था, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। एंगर और रिजेंटमेंट सिर्फ आपको हर्ट करते हैं,
दूसरे व्यक्ति को नहीं। तो कंपैशन रखिए, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। अंडरस्टैंड कीजिए, लेकिन टॉलरेट मत कीजिए हार्मफुल बिहेवियर को। छठी बात, ग्रैटिट्यूड। इन सभी डार्क ट्रूथ्स के बीच उन लोगों के लिए ग्रेटफुल रहिए जो एक्सेप्शंस है, जो आपके साथ लॉयल रहे जब ये कन्वीनियंट नहीं था, जो आपको सपोर्ट करते रहे जब आपका स्ट्रगल लॉन्ग चला, जो आपको जेन्युइनली सेलिब्रेट करते हैं बिना एनवी के, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं बिना कंडीशन के। ये लोग रेयर है। ट्रेजर देम, वैल्यू देम, लेट देम नो कि आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अच्छे लोग भी अप्रिशिएट होना चाहते हैं। सातवीं बात, पर्सनल ग्रोथ। इन सभी ट्रूथ्स को सीखकर अपने आप को बिहेव बेटर करने के लिए यूज कीजिए। जब आप जानते हैं कि लोग रिमेंबर करते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया, तो कॉन्शियसली एफर्ट कीजिए लोगों को अच्छा फील कराने का। जब आप जानते हैं कि लिसनिंग कितनी रेयर है, तो एक्चुअली लिसन कीजिए। जब आप जानते हैं कि रिस्पेक्ट लव से रेयर है, तो रिस्पेक्ट दीजिए। बी द एक्सेप्शन। बी द पर्सन जो इन डार्क ट्रूथ्स को एम्बॉडी नहीं करता। बी लॉयल जब ये कन्वीनियंट नहीं है। बी सपोर्टिव जब स्ट्रगल लॉन्ग चलता है। बी ऑनेस्ट जब ये अनकंफर्टेबल है। बी द चेंज यू वांट टू सी। आठवीं बात, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करिए कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं है, लोग परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है, और ये ओके है। ओके है। परफेक्शन की चेस करना एग्जॉस्टिंग है और अल्टीमेटली फ्यूटाइल है। इंस्टेड एम फॉर ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स जो रियल हो, ऑनेस्ट हो, इम्परफेक्ट हो, बट जेन्युइन हो। ये रिलेशनशिप्स ज्यादा सेटिस्फाइंग होंगी देन कोई भी परफेक्ट फसाड। नौवीं बात, पीस। अपने पीस को प्रोटेक्ट कीजिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहिए। ड्रामा से बचिए। उन सिचुएशन से निकलिए जो आपको ड्रेन करती है। आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई रिलेशनशिप या सिचुएशन कंसिस्टेंटली आपको अनहैप्पी बनाती है, तो आपको राइट है वॉक अवे करने का। रूमी ने कहा था, सेट योर लाइफ ऑन फायर, सीक दोज हु फैन योर फ्लेम्स। यानी अपनी लाइफ में उन लोगों को रखिए जो आपके फ्लेम्स को फैन करे, उन्हें नहीं जो बुझाने की कोशिश करे। 10वीं और आखिरी बात, होप। इन सभी डार्क ट्रूथ्स के बावजूद होप रखिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी के वर्स्ट एस्पेक्ट्स को जानने के साथ साथ इसके बेस्ट एस्पेक्ट्स को भी रिकॉग्नाइज कीजिए। इतिहास में काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं लोगों की एक्स्ट्रॉर्डिनरी काइंडनेस के, सेल्फलेसनेस के, करेज के, लव के। हाँ, लोग सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन वे सेल्फलेस भी हो सकते हैं। हाँ, लोग लॉयल नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग अविश्वसनीय रूप से लॉयल भी होते हैं। हाँ, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है, लेकिन वे ब्यूटीफुल और रिवॉर्डिंग भी हो सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में सरवाइव किया, उन्होंने लिखा, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, टू चूज वंस ओन वे। आप चूज कर सकते हैं कि इन ट्रूथ्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आप चूज कर सकते हैं कि किस तरह का पर्सन बनना है। आप चूज कर सकते हैं किस तरह की रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करनी है। तो दोस्तों, शैडो माइंड के इस जर्नी के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जागरूक रहिए लेकिन सिनिकल मत बनिए, प्रोटेक्टेड रहिए लेकिन क्लोज्ड मत हो जाइए, वाइज बनिए लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी मत खोइए। ये डार्क ट्रूथ्स अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन ये एम्पावरिंग भी है, क्योंकि नॉलेज पावर है। और जब आप रियलिटी को क्लियरली देखते हैं, तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। आप ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को इंटेंशनली डिजाइन कर सकते हैं। आखिर में कार्ल यूंग का एक कोट शेयर करना चाहूंगा, आई एम नॉट वॉट हैपन टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिकम। तो चूज कीजिए वाइजली, चूज कीजिए कॉन्शियसली, चूज कीजिए ऑथेंटिकली,
और याद रखिए, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। हम सभी इन सेम स्ट्रगल्स से गुजर रहे हैं, इन सेम ट्रूथ्स को नेविगेट कर रहे हैं। तो काइंडनेस रखिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए। थैंक यू इस जर्नी पर मेरे साथ चलने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये इंसाइट्स आपको मददगार लगी। अगर लगी तो प्लीज शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, इनमें से कौन सी ट्रूथ आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी, और क्या कोई और ट्रूथ है जो आपने डिस्कवर की है जो यहाँ कवर्ड नहीं हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अवेयर और रिमेंबर, विजडम डार्कनेस को एक्नॉलेज करने में है, लेकिन लाइट को चूज करने में।